एपिसोड 1। अनोखी कला के आखिरी कैरेक्टर को कॉपी करने के बाद यश मेहरा ने मैजिक बुक को केयरफुली बंद कर दिया और वो खाली और खंडहर हो चुकी लाइब्रेरी से बाहर आ गया। एक भयानक तूफान की वजह से आसमान में गहरी दरारें फैली हुई थी। ढलते सूरज की गहरी लाल रोशनी को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे ये सूरज फिर कभी नहीं उगने वाला। उसकी रोशनी में शहर का कोना कोना नहा चुका था। घना कोहरा भाप बनकर उड़ने लगा। सिर्फ एक शेल्टर टॉय जो कि शहर के सेंटर में था अभी भी काम कर रहा था, लेकिन उसकी धुंधली टिमटिमाती हुई रोशनी आज भी उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त इस शहर यानी वेदनगर सिटी के इस शेल्टर टावर को 3000 साल तक बचाकर रखने के लिए दिया। इसके साथ ही टावर में पड़ने वाली दरारें और उसकी टूटी हुई दीवारें लोगों को यह बात भी याद दिला रही है कि यह एरा अब खत्म होने वाला है। यह मैजिकल न्यू क्रिएशन की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसने एक शानदार मैजिकल सिविलाइजेशन को जन्म दिया। लेकिन तिलस्मी ताकतों में आ रही कमी की वजह से यह एरा खत्म होने की कगार पर है। यहाँ इंसानों ने सही मायने में मैजिक की अनइमेजिनेबल ऊंचाइयों को हासिल किया है। यहाँ एक वक्त के जो जादूगर थे उनके पास ऐसी ताकतें हुआ करती थी जिससे वे पूरी दुनिया के 2 टुकड़े कर देते। उन्होंने अपने आप को लिविंग गॉड्स कहलाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट अगर तिलस्मी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो उनमें से कई ऐसे जादूगर भी थे जो सचमुच भगवान की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाते। लेकिन इंसान दिन पर दिन कमजोर होने लगे, जैसे जादू का एक बड़ा शिप अभी तक किसी अनजान पोर्ट पर खड़ा हुआ। डरावनी जादुई क्रिस्टल कैनन की कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज अब नहीं सुनाई पड़ती। अब उन अनगिनत मैदानों में फिर से शांति छाई हुई है। यहां तक कि एक वक्त में जो जादूगर भगवान को भी चैलेंज करने की ताकत रखते थे उनका भी आखिरकार पतन शुरू हो गया था। अब उन लोगों के पास कोई ताकत नहीं बची थी। न्यू क्रिएशन के खात्मे के साथ एक एक करके वे सारी चीजें बस इतिहास की राख के ढेर में कहीं दफन होकर रह गई थी। बस एक ही चीज जो वो लोग अपने पीछे छोड़कर गए वो मैजिक बुक्स उस पुरानी लाइब्रेरी में रखी हुई थी जिन्हें यश मेहरा पढ़ रहा था। उनमें से हर एक बुक में उन लोगों की जिंदगी भर के तजुर्बे और नॉलेज को शामिल किया गया है। उनमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से कोई भी जादूगर खुशी के मारे पागल हो जाता। लेकिन अब ये सारी किताबें लाइब्रेरी में ऐसी ही पड़ी हुई थी और उन पर धूल जम चुकी थी। ऐसी किताबें अब सिर्फ न्यू क्रिएशन की फॉर्मर ग्लोरी की याददाश्त बनकर रह गई थी। यश हमेशा मन में सोचता था कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं। उसके ऐसा सोचने के पीछे वजह भी थी। जब से वो इस न्यू क्रिएशन में 20 साल पहले दिखाई दिया था तब से लेकर अब तक वो अपनी बदकिस्मती पर रोता ही आया है। क्या एक यूजुअल ट्रांसमाइग्रेशन करने वाले में इस बात की काबिलियत नहीं थी कि वो उन लोगों की दुनिया को बचा पाता और उसके बाद जिंदगी के पूरे मजे लेता? उसे अपना खाना ढूंढने के लिए रेगिस्तान में शिकार करने की जरूरत क्यों पड़ती थी? उसे अपने आप को उस दुनिया में दफना कर रखने की क्या जरूरत थी जो अब खत्म होने की कगार पर थी? उसके साथ ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर था। सबसे कम उसे अपना अंत एक बेटर टाइम पीरियड में करना चाहिए था, जैसा कि न्यू क्रिएशन के काउंटलेस ईयर्स पहले। यश ने आह भरते हुए कहा, उफ। वो अब अपने थकान भरे शरीर के साथ एक खामोश सड़क पर चुपचाप आगे बढ़ने लगा। उसके आसपास की उस जगह में किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं थी। इससे उसे एहसास हुआ कि जैसे वो इस दुनिया में एक ऐसा अकेला शख्स रह गया है जो अभी तक जिंदा है। खामोशी में लिपटे हुए शहर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वेदनगर एक घोस्ट टाउन में बदलने वाला था। आगे आने वाले कल ने यश को अंदर तक हिला दिया था। चलते चलते यश को कुछ महसूस हुआ और वो बोल उठा, ये सही नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। यश वेदनगर में 20 सालों से रहता आया था और इस वजह से वो सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी और उस रेगिस्तान में रहने का आदी हो गया था। पिछले 20 सालों में उसने इस तरह की ठंड कभी महसूस नहीं की। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कपड़ों में वाइपर घुस गया हो। उसे अपनी पीठ पर एक जकड़न सी महसूस होने लगी। यश के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, जिसे देखते ही उसका शरीर डर से पीला पड़ गया। वेदनगर का आसमान उस वक्त घोर अंधेरे से भरा था। धरती और आसमान के बीच जितनी भी रोशनी थी उसे एक अनंत अंधेरा निकल गया। वो शेल्टर टावर जिसने अभी तक वेदनगर को बचा रखा था आखिरकार वो भी अपनी ताकतों को खोने लगा। उस धुंधली रोशनी के साथ जो अब बुझने ही वाली थी, शायद यही न्यू क्रिएशन का अंत था। जैसे ही टावर की रोशनी बुझी, एक भयानक तूफान की वजह से आसमान से एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ मीटेरॉइड उड़कर जमीन पर आ गया। एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देने लगी। एक झटके में उसने बुरी तरह से कमजोर अंतरिक्ष को चीर दिया। वेदनगर में तेज तूफानों की आवाजें गूंजने लगी। खामोश रेत के टीले रेत की लहरों में तब्दील होकर वेदनगर की तरफ बढ़ने लगे। आसमान को छूती हुई इमारतें कांपने लगी। लोग मरने लगे। वो मदद के लिए चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हर तरफ चीखें ही चीखें सुनाई देने लगी। वेदनगर जो हजारों साल से खामोश था अचानक से अब बहुत ज्यादा शोरगुल भरी जगह बन गया। शहर के हर कोने में खून की बारिश और आग दिखाई देने लगी। इंसानी सभ्यता का ये आखिरी शहर अब अपने खत्म होने के आखिरी पड़ाव पर था। आखिरकार वो आ ही रहा है। यश अपने घर के बाहर झांकते हुए खड़ा था। वो हैरान होकर इस सिचुएशन को देख रहा था। इसके बाद उस अनंत अंधेरे ने जैसे सब कुछ निकल लिया। आखिरकार यश मेहरा नींद से जागा। उसने देखा कि आसमान फिर से नीला है। अब आसमान में ऐसा कुछ भी नहीं जो मंजर उसने देखा था। लाल खूनी सूरज भी अब आसमान में नहीं दिखाई दे रहा था। उसने एक और बात पर गौर किया। अब उसे दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान भी नहीं दिखाई दे रहा था। सामने थे घने जंगल, दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, बहती हुई नदियां। दुनिया में जितनी भी चीजें उसे अब दिखाई दे रही थी उन सब में जिंदगी अलग अलग तरह से नजर आ रही थी, या ये कहें हर चीज में अपनी एक रूहानी तिलस्मी ताकतें दिखाई दे रही थी। फाइनल एरा से कंपेयर करने पर अनगिनत सालों पहले इस युग का न्यू क्रिएशन किसी नए अमीर बने बेशर्म शख्स के समान था, जिसमें भरपूर रूहानी तिलस्मी ताकतें हर जगह मौजूद थी। यहां तक कि यहां की हवा में भी रूहानी तिलस्मी ताकतों की स्ट्रॉन्ग ऑरा की लहर दिखाई देने लगी। अनलिमिटेड रूहानी तिलस्मी ताकतें, इतनी कि जिसका कोई भी जादूगर शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यश के लिए यह सब एक नए सपने जैसा था, जिसने उस एरा में अपनी जिंदगी का 20 साल से ज्यादा लंबा वक्त गरीबी और मुफलिसी के बीच गुजारा। वो हमेशा से ही थोड़ी बहुत रूहानी तिलस्मी ताकतें हासिल करने की कोशिश करता था। उसके लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं, एक ऐसी जन्नत जिसकी उसने हमेशा से ख्वाहिश की। लेकिन फिर भी जब यश की नींद ऐसी जन्नत में खुली तो भी वहां खुश रहने का उसके पास जरिया नहीं था। उसने अभी अभी इस बात को महसूस किया कि उसका एक अनजान शरीर पर कब्जा हो गया है। दरअसल उसका शरीर बदल चुका था। जो याददाश्त उसके दिमाग में बाकी बची उसकी वजह से उसे बस इतना याद रहा कि इस शरीर का ओरिजिनल ऑनर कोई महेंद्र मंडल नाम का शख्स है और वो एक बहुत मेहनत करने वाला 9th रैंक का जादू सीखने वाला व्यक्ति है।
जो एक बहुत बड़े और पुराने जादूगर शैतान सिंह का चेला हुआ करता था। महेंद्र के पिता का नाम गजेंद्र मंडल था। उनका केमिकल्स का बिजनेस था। वो सोने को चमकाने के काम के इंचार्ज हुआ करते थे। इस महानगर में उनका केमिकल बिजनेस ग्रुप में टॉप 7 रैंक का बिजनेस हुआ करता था। देखने में सब कुछ बढ़िया था, एक शानदार परिवार और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर। बदकिस्मती से यहाँ भी ये सब अतीत की बातें थी। महेंद्र सच में बहुत बदकिस्मत था। उसने अभी बस एक 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस बनने की दहलीज पर कदम ही रखा था, जिसकी बदौलत वो अब ब्लैक गाउन पहनने और एक रिस्पेक्टेड मैजिशियन बनने से बस एक ही कदम दूर था। तभी उसके अमीर पिता का एक्सीडेंट हो गया और फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेसमैन ग्रुप के लोग जिस जहाज में सवार थे उसे एक भयानक तूफान ने निगल लिया। महेंद्र के पिता गजेंद्र मंडल भी उन लोगों में शामिल थे। सैकड़ों लोग उस तूफान में घिरकर अपनी जान गंवा बैठे और जो बेशकीमती सामान उन लोगों के पास था वो भी समंदर की गहराई में समा गया। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसने पूरे महानगर में खलबली मचा दी थी। लेकिन यश का इन सबसे क्या मतलब? एपिसोड 2, यहां भी मुसीबत। इतना ही नहीं, उसी जहाज में वो क्रेडिटर्स भी शामिल थे जो फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप के मेंबर्स थे। इस सबके अलावा उस हादसे में मरे हुए लोगों के फैमिली मेंबर्स अपने मरे हुए रिश्तेदारों के गम में रोते हुए महेंद्र के घर आने लगे और उन लोगों ने हर्जाने के तौर पर फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप की बची कुछ कीमती चीजों को अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। इनकम का कोई जरिया नहीं रहने पर महेंद्र ज्यादा लंबे वक्त तक अपनी एक्सपेंसिव मैजिक स्टडीज को जारी नहीं रख पाया। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो करता भी क्या, उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने अपने जादूगर बनने के उस सपने को छोड़ दिया। वो अपने घर चला गया और लोगों का कर्ज चुकाने में अपने परिवार की मदद करने लगा। एक बड़ा सा घर जहां पर वो लोग रहा करते थे अब वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। शायद इतना खाली कि उनके घर में अब चूहों ने भी आना बंद कर दिया था। उनके घर का जो आखिरी नौकर बचा हुआ था वो भी 3 दिन पहले कुछ दर्जन बचे हुए सोने के सिक्के लेकर रफू चक्कर हो गया। कुल मिलाकर जब महेंद्र मंडल अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बस उसे अपने घर का ओल्ड बटलर दिखाई दिया, जो कि अपने मालिक के लिए एक निहायती ईमानदार बूढ़ा शख्स था। इसके अलावा अगर वहां कुछ था तो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर। यह कॉन्ट्रैक्ट गजेंद्र मंडल से उम्र में छोटे उसके कजन भाई विक्रम ने भेजा था। जब तक महेंद्र के पिता गजेंद्र मंडल जिंदा थे वो अपने इस यंगर कजन का ख्याल रखते थे। गजेंद्र हर साल अपने बिजनेस का एक अच्छा खासा शेयर उसे दिया करते थे। उसके कुछ वक्त बाद पैसों के लालची विक्रम ने बहुत सारा पैसा और अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी ऑफिशियल की पोस्ट हासिल कर ली थी, जो बहुत फायदे वाली जॉब थी। हर साल हर तरह का पैसा उसके हाथों में आता था। ये उसी समय की बात है जब गजेंद्र मंडल जहाज में सवार होकर समंदर में गए थे। इससे पहले उन्होंने अपने इस कजन से कॉन्ट्रैक्ट के साथ वादा किया था कि वो बिजनेस से होने वाले फायदे का हिस्सा हमेशा की तरह ही उसके साथ बांटेंगे। विक्रम को इस सी वॉयाज में एक भी पैसे की लागत नहीं लगानी थी, लेकिन होने वाले फायदे में उसे एक बड़ा हिस्सा दिया जाना था। जैसे किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि उस जहाज के साथ इतना दर्दनाक हादसा हो जाएगा, वैसे ही किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि महेंद्र मंडल की मौत के तुरंत बाद उसका डियर कजन विक्रम अपने साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ जाएगा और उस अमाउंट को मांगने लगेगा जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उससे प्रॉमिस किया गया था। यह वही कॉन्ट्रैक्ट था जो इस वक्त यश मेहरा के सामने मौजूद था। यह बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, कुल मिलाकर उसमें 8000 गोल्ड कॉइंस चुकाने थे। उस वक्त जब गजेंद्र मंडल जिंदा थे तब उनके बेटे महेंद्र के एक मैजिक एक्सपेरिमेंट में इससे ज्यादा पैसा खर्च होता था, पर पैसों की परेशानी वक्त की वजह से थी। करंट टाइम के हिसाब से महेंद्र के लिए इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कर पाना बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देने वाली बात थी। अगर वो खुद को भी बेच देता तब भी वो इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करके अपने इस कर्ज को नहीं चुका सकता था। लेकिन ये सब बहाने कुछ भी काम नहीं आने वाले थे, क्योंकि अभी के हालात में विक्रम इतना ज्यादा अच्छा इंसान नहीं रह गया था जितना कि वो पहले गजेंद्र मंडल के जीते जी बनने की कोशिश करता था। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेट नजदीक आने लगी महेंद्र और भी ज्यादा परेशान होने लगा। वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तौर पर बहुत ज्यादा थक चुका था और आखिरकार अपना नाश्ता करने के बाद वो धड़ाम से गिर गया। होश में आने के बाद वो जागा तो जरूर, लेकिन हकीकत में उसकी जगह उसके शरीर में यश मेहरा अपनी नींद से जागा था और यह बात कोई और नहीं समझ सकता था। यश ने अपने मन में महेंद्र के बारे में सोचा। दैट गाइस सो अनलकी। जिस तरह की महेंद्र की यादें यश के दिमाग में बची हुई थी उसकी वजह से वो लाचार था। आहें भरने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। वास्तव में अचानक से महेंद्र मंडल एक बहुत ही अनलकी व्यक्ति बन गया था। किसी भी अमीर आदमी के लिए जिसका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ हो, उसके लिए इस तरह के कर्ज के गड्ढे में गिर जाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती। जल्द ही यश मेहरा ने अपने दिमाग में चल रही बातों को पीछे किया और अपना ध्यान अपने शरीर की करंट सिचुएशन पर देना शुरू किया। यही एक चीज थी जिससे यश का ट्रूली कंसर्न था। धीरे धीरे खत्म होते न्यू क्रिएशन के उस दौर में 20 सालों तक जिंदा रह पाने की वजह से यश के जहन में रूहानी तिलस्मी ताकतों को लेकर एक सनक और प्यास जाग उठी थी। अगर उसके पास इस तरह की रूहानी तिलस्मी ताकतें नहीं होती तो यश के अंदर उस एरा में 1 घंटे तक भी जिंदा रहने की काबिलियत नहीं रह जाती। रेगिस्तान के खतरनाक जानवर, लगातार एक सा बना रहने वाला हाई टेंपरेचर, भयानक तूफान और कभी ना खत्म होने वाला रेडिएशन, इन सारी चीजों की वजह से यश कब का आसानी से मर गया होता। जिन चीजों की वजह से यश उस एरा में जिंदा रह पाया उसके पीछे की वजह ना तो कोई ताकतवर खानदान था और ना ही कोई प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बल्कि इसकी वजह थी उसकी रूहानी तिलस्मी ताकतें। ऐसी ताकतें जिन पर उसकी हुकूमत थी। यश को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि फिजिकली उसकी बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है या उसके ऊपर कितना कर्जा बकाया है। वो एक 9th रैंक जादूगरी सीख रहा अप्रेंटिस था जो कि इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। वहीं अगर महेंद्र एक बड़ा जादूगर होता तो वो यूं ही इस बात को जाने देता। तब किसकी इतनी हिम्मत होती जो उससे 8000 सोने के सिक्कों की डिमांड करता। ऐसे में तो यहाँ तक कि अगर वो अपनी इच्छा से भी उन लोगों को गोल्ड कॉइंस देना चाहता तब भी उन लोगों को इस बात के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती कि वो उसके दिए हुए सिक्के अपने पास रख पाते। थोड़ी देर ध्यान से इंस्पेक्शन करने के बाद यश ने एक बात का पता लगाया कि वो यंग मैन जिसे लोग महेंद्र मंडल के नाम से जानते हैं दरअसल में उतना ज्यादा बुरा इंसान नहीं था। हालांकि उसका जो 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस का स्टेटस था वो इतना ज्यादा मेंशन करने लायक भी नहीं था, लेकिन उसके फाउंडेशंस बहुत ज्यादा मजबूत थे और क्योंकि वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा मेहनती रहा था उसकी जादुई शक्तियों ने ऑलरेडी उसके आसपास एक गोल घेरा बना रखा था। अब तक उसके इस जादूगरी में आगे न बढ़ पाने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी रूहानी तिलस्मी ताकतों पर काबू नहीं था। यह बात डेफिनेटली इतनी भी ज्यादा आसान नहीं थी। उन 20 सालों के दौरान यश ने भी हमेशा से ही अपना ध्यान जितना पॉसिबल हो सकता था उतना रूहानी तिलस्मी ताकतों को हासिल करने की कोशिश में लगाया था। वो हमेशा से इस बात को कैलकुलेट करते हुए आया था कि कैसे वो उन रूहानी तिलस्मी ताकतों का एक एक कतरा इस्तेमाल करके अपनी ताकतों को सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सके। इन 20 सालों में यश का उन रूहानी तिलस्मी ताकतों पर कंट्रोल एक खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका था।
अब यश की ताकतें उस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी कि महेंद्र उसकी नजरों तक भी नहीं पहुंच सकता था। यश ने जादू करने के पहले लगभग 10 मिनट तक अपनी उस बॉडी के पोटेंशियल को एनालाइज किया। 10 मिनट बाद यश इस बात को लेकर कन्विंस हो गया कि उस बॉडी को लेकर उसकी समझदारी महेंद्र की खुद की समझ से कम नहीं थी, और इसी वजह से उसने उन रूहानी तिलस्मी ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अपनी ताकतों को इकट्ठा कर ही रहा था, तभी अचानक से उसने बाहर की तरफ से आ रही एक आवाज सुनी। दरवाजे के बाहर से किसी के बोलने की आवाज। विक्रम बाहर से ही खड़े होकर जोर जोर से महेंद्र से कहने लगा, ये सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। उससे पहले कि जब मेरा वो डियर कजन बाहर समंदर में गया था, मेरे उस भाई ने मुझसे 8,000 सोने के सिक्के एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिए थे, लेकिन अफसोस उसका बिजनेस फेल होकर खत्म ही हो गया। तो क्या मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलना चाहिए? अब देखो, मैं कोई इतना बुरा भी नहीं हूं, और मैं इस बात को भी जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे पास मुझे देने के लिए मनी नहीं है। तो इस जगह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस घर की अभी भी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी, इससे मैं अपना नुकसान भी पूरा कर लूंगा और तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। इस तरह से तुम अपना बकाया कर्ज भी चुका देना, और उसके बाद भी तुम्हारे पास खर्चे के लिए भी कुछ तो बच जाएगा। दूर से आ रही वो आवाज बेसुरी और फटी हुई थी, जैसे कोई फटा हुआ बांस बज रहा हो। एपिसोड 3, कर्जे वाला कॉन्ट्रैक्ट। इस बात में कोई शक नहीं था कि विक्रम की हरकत को लेकर यश का क्या रिएक्शन होने वाला था। वो इस वक्त अपने रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने इस तरह की आवाज सुनी जिसने उसे इरिटेट कर दिया। इस पर गुस्सा तो लाजमी था। गुस्सा कंट्रोल करते हुए यश ने अंदर से ही कहा, बकाया पैसे को चुकाए जाने को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने मन में पहले ही सोच लिया था कि वो बाहर जाकर उस बेसुरे आदमी की गर्दन मरोड़ दे, पर इससे पहले कि वो ऐसा करने के लिए अपनी जगह से खड़ा हो पाता, विक्रम पहले ही उसके कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर घुसाया। धड़ाम। दरवाजे पर जोर की आवाज। एक बहुत मोटा आदमी जिसका वजन लगभग 150 किलो से ज्यादा ही होगा, वो कमरे में अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी भी आया जिसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खींचतान करने लगे। विक्रम चिढ़ते हुए उस बूढ़े आदमी से कहने लगा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें कहा था ना, जाने दो। क्या तुमने सुना नहीं था? राजू, तुम सनकी बुड्ढे हो। बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर मैं तुमसे अब तक अच्छे से पेश आया हूं तो तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकते हो। तुम्हें एक बात साफ साफ पता होनी चाहिए कि तुम बस एक बटलर हो, और ये वैसा मामला नहीं है जिसे तुम डील कर सको। तो अपने काम से काम रखो। मैं यहाँ अपने भतीजे से बात करने आया हूँ। बूढ़े राजू ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, विक्रम, तुम्हें ये बात तो अच्छे से ही पता होगी कि उन पैसों के बारे में बात क्या हुई थी। तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? वो तो तुम्हें हमारे मालिक की तरफ से मिलने वाला एक गिफ्ट था जो उन्होंने अपनी दरिया दिली दिखाकर उस समुद्री यात्रा से होने वाले मुनाफे में से तुम्हें देने का वादा किया था। क्या तुमने उस सी वॉयाज में अपना एक तांबे का सिक्का भी लगाया था? शर्म तो आती नहीं, है ना? राजू ने विक्रम का गिरेबान खींचते हुए आगे कहा, अब जबकि हमारे मालिक इस दुनिया में नहीं रहे, तुम उनकी वो सारी जायदाद को हड़पना चाहते हो जो कि वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं। एहसान फरामोश। शायद बहुत ज्यादा थकान की वजह से या चेहरे पर आए गुस्से की वजह से उस बूढ़े आदमी का झुर्रियों वाला चेहरा गुस्से में अब लाल होने लगा। उस बूढ़े आदमी ने अब विक्रम के चेहरे को गुस्से से पकड़ते हुए कहा, विक्रम, जब तक मेरा ये पूरा शरीर खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम इस घर को हथियाने के लिए अपना दावा लगाने की बात बिल्कुल सोचना भी मत। मैं जानता हूं तुम एक नंबर के लालची हो और पैसों के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम सन की बुड्ढे, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? उस हाउसकीपर के कहे गए इन वर्ड्स को सुनते ही मोटे आदमी विक्रम को गुस्सा आ गया। विक्रम ने राजू को धमकाते हुए कहा, तुम अपनी औकात मत भूलो और मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करना। अगर तुम माने नहीं तो या तो फिर तुम नहीं या मैं नहीं। यश मेहरा ने जब उन दोनों को झगड़ते हुए देखा तो उसने उन दोनों के झगड़े में दखल दिया। अचानक ही कमरे में किसी ने विक्रम की बातों को दोहराया, और या तो मैं। विक्रम ने अभी अपनी आधी ही धमकी दी थी कि उसके पहले ही वो रुक गया। वो थोड़ा कंफ्यूज महसूस करने लगा जब उसने इस बात को महसूस किया कि जो शख्स उसकी बातों को दोहरा रहा है वो शख्स बूढ़ा बटलर नहीं है, बल्कि उसका भतीजा महेंद्र खुद है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना था कि वो एक ताकतवर जादूगर है। विक्रम को हमेशा से ही अपने भतीजे महेंद्र की इस तरह की तारीफ सुनने से नफरत थी। पैसों के लालच ने उसे एक बुरा इंसान बना दिया था। वो हमेशा यही सोचता था, आखिर एक बच्चा उसके सामने बड़ा जादूगर कैसे बन सकता था, और वो भी इस बात को बिना मेंशन किए कि उसकी पढ़ाई पर कितने सारे सोने के सिक्के पिछले कुछ सालों में बर्बाद किए गए थे, और इसके बावजूद वो सिर्फ अब तक एक जादूगर ही बना था। यहां तक कि अब तो इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। एक बार जब उसके पिता की मौत हो गई तो गजेंद्र मंडल के इसी बच्चे ने यानी असली महेंद्र ने अपने चाचा से एक लेटर लिखकर अपना बकाया कर्जा मांगने की मोहलत को कुछ दिनों तक और आगे बढ़ाने की भीख मांगी थी। विक्रम अपने मन में सोचने लगा, अगर इसे एक जादूगर बनने का मौका मिल गया होता तो क्या वो इतने आगे तक बढ़ जाएगा क्या? विक्रम ने गुस्से से कहा, आज यहां ये सब चल क्या रहा है? विक्रम मजबूर था। गुस्से में आकर उसने थूका और पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो अपने हाथों में उस कॉन्ट्रैक्ट को इधर उधर लहराने लगा, लेकिन उस बच्चे महेंद्र मंडल ने अभी तक भी उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ना तो बात करना शुरू किया और ना ही कर्जा चुकाने की मोहलत को आगे बढ़ाने को लेकर उसके आगे गिड़गिड़ा के भीख मांगी। विक्रम की नजरों में तो वो लड़का महेंद्र बस वहां यूं ही बैठा हुआ था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी, और वो विक्रम की तरफ बड़े अजीब तरह से देख रहा था। जिस तरह से घूरकर वो विक्रम को देख रहा था, इस तरह से तो कोई भी अपने लेनदार को नहीं देखता, लेकिन यश मेहरा के विक्रम को देखने का नजरिया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी हंसाने वाले जोकर की तरफ देख रहा हो। विक्रम चाहता था कि वो अपने उस भतीजे को डराने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे वो बेचारा अपने घुटनों पर गिर जाए और विक्रम से एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की भीख मांगने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके वो शब्द अब उसके ही गले में अटक गए। सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि उसने अचानक से इस बात को महसूस किया कि उसे अब अपने आप को गैदर करने की जरूरत है। ये उस वक्त हुआ जब आज उसने अपने इस भतीजे को अपनी नजरों के सामने इस तरह बर्ताव करते हुए पहली बार देखा। उसने फाइनली कहा, चाहे केस जो भी हो, या तो तुम अपना कर्ज आज चुका दो या तो तुम इस घर का इस्तेमाल करके अपना कर्जा चुका करो, नहीं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ले जाकर महानगर के व्यापारी संघ को दे दूंगा और फिर इस बात को देखते हैं कि मेरे ऐसा करने के बाद तुम्हारे फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप के साथ काम करने की हिम्मत कौन करता है। विक्रम के कहे इन शब्दों ने उस बूढ़े बटलर राजू को चिंता में डाल दिया और वो डर गया। दरअसल विक्रम की धमकी सचमुच बहुत बुरी थी। फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप अभी बहुत गंभीर हालत से गुजर रहा था और यहां तक कि उसकी बिल्डिंग्स भी दूसरे लेनदारों ने जब्त कर ली थी। लेकिन वो बूढ़ा बटलर जितना इस बात को जानता था, उस हिसाब से तो ये सब कुछ टेम्पररी था।
उसके पुराने मालिक गजेंद्र मंडल ने अपने कनेक्शंस और अपनी उस रेपुटेशन को कई दशकों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया था, और वो सारी चीजें समंदर में हुए बस उस एक हादसे के बाद इस तरह से उन लोगों से नहीं छिन सकती थी। जहां तक बात फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप की थी, तो उसके पास वक्त था, वो अपनी इस गंभीर परिस्थिति से बाहर निकल सकता था। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि वो अपनी पुरानी शान और शौकत को दोबारा हासिल न कर पाता, लेकिन ये बात तो पक्की थी कि वो बिजनेस ग्रुप अपने इस नए मालिक को इतना तो दे ही सकता था जिससे कि उसे अपने खाने और पहनने की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक कि उसके छोटे मालिक महेंद्र की जादूगरी की पढ़ाई भी जारी रखवाना पॉसिबल हो सकता था, और हो सकता था कि एक दिन वो एक असली जादूगर बन जाता। इसलिए महेंद्र मंडल और वो बूढ़ा बटलर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विक्रम को व्यापारी संघ तक नहीं जाने देना चाहते थे। महेंद्र मंडल के उस बिजनेस ग्रुप को मार्केट में बने रहने के लिए अपनी इज्जत को बरकरार रखना जरूरी था। अगर ये मामला यूनियन में चला जाता तो इसका बुरा असर उनकी इज्जत पर पड़ने वाला था। लोगों के बीच में उनके बिजनेस ग्रुप और उन्हें लेकर डाउट फैलने लगता। इस बात को सोचने के बाद उस बूढ़े बटलर का चेहरा सफेद पड़ने लगा, और उसने अपने जिस हाथ से अभी विक्रम के कॉलर को पकड़ा था वो धीरे धीरे कांपने लगा। इस सबसे अलग ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी कि यश मेहरा अभी भी रिलैक्स था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने विक्रम की उस नफरत भरी धमकी को सुना ही ना हो, या वो महेंद्र के चाचा की फालतू बकवास सुनना ही नहीं चाहता था। क्या विक्रम कॉन्ट्रैक्ट लेकर व्यापारी संघ के पास जाएगा, या फिर महेंद्र को कर्जा चुकाने के लिए घर को बेचना पड़ेगा? उसके दिल में अपने उस ओल्ड बटलर के लिए कुछ इज्जत थी, हो भी क्यों ना। फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप को अपनी आंखों के सामने यूं बिखरता हुआ देखने के बावजूद भी उस बूढ़े बटलर ने अपना बेस्ट अटेम्प्ट किया। उसने हर वो कोशिश की जिससे वो महेंद्र मंडल को परेशानियों से बचा सके। वो पहले ही अपनी बटलर की ड्यूटी से परे जाकर महेंद्र मंडल की मदद करता रहा था। विक्रम ने अपने भतीजे महेंद्र से कहा, बच्चा बच्चे इतना ज्यादा ढोंग मत करो, और ये भी बताने की कोशिश मत करो कि तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमें इन सब के बावजूद भी बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। हालांकि यहां तक कि विक्रम की चमड़ी बहुत मोटी थी, लेकिन फिर भी यश मेहरा, जो अब महेंद्र मंडल के शरीर में था, उसने जिस तरह से विक्रम को ताने मारे थे, उसका मजाक उड़ाया था, उससे विक्रम खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक पा रहा था। विक्रम ने अपने उस भतीजे महेंद्र मंडल से गुस्से में कहा, तुमने पहले ही इस कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया है जिसमें तुम्हारे पिता ने मुझसे 8,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। मैं तुम्हारे लिए दो रास्ते बताता हूं। एक रास्ता तो यह है कि तुम अभी के अभी डायरेक्टली मुझे वो पैसा चुका दो, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम अपना मकान बेच दो और मेरा कर्जा चुका दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम पर उसे यूं बर्बाद करूं। मेरे पास खुद के भी कुछ काम है जो मुझे करने हैं। अच्छा यही होगा कि तुम मेरा वक्त बर्बाद ना करो। यश मेहरा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जहां तक कि घर की बात है तो मेरी तरफ से डेफिनेटली नहीं है। यश ने ताना देते हुए विक्रम से कहा, जो पैसा आप मुझसे मांग रहे हो वो बिल्कुल फेयर है। मुझे इस बात की फिक्र है कहीं इस सौदे में आपका कोई नुकसान ना हो जाए। अब पुराने दिनों की बात की जाए तो उस वक्त इस घर को 1 लाख सोने के सिक्कों में खरीदा गया था, तो फिर 8,000 सिक्कों में इसको खरीदा या बेचा जाना तो बहुत ही ज्यादा फेयर हो जाएगा। महेंद्र की ऐसी बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर इस वक्त जो एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि बहुत ज्यादा ताकत लगाकर अपने भतीजे के उन तानों को अनसुना कर रहा है। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी अपने भतीजे को मार ही डालेगा। विक्रम ने गुस्सा रोकते हुए अपने भतीजे से पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम सीधा सीधा सिक्के ही देना चाहोगे? हाँ? यश मेहरा ने अपनी बात धीरे से खत्म करते हुए कहा, उन पैसों को सोने के सिक्कों के जरिए वापस करना भी इम्पॉसिबल लगता है। क्या तुम सच में मुझे वो पैसा सोने के सिक्के के तौर पर लौटाना चाहते हो? महेंद्र ने जिस तरह से विक्रम को उसके सवाल का जवाब दिया था वो विक्रम की उम्मीद से काफी परे था। विक्रम इस बात से बहुत ज्यादा चौंक गया, और उसके साथ ही वो कंफ्यूज भी हो गया, क्योंकि एक बात तो महानगर के सभी लोग जानते थे कि समंदर में हुए इस हादसे के बाद फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप पहले ही खतरे में पड़ गया है, और उसके भतीजे के पास उसको लौटाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल होगा। विक्रम इस बात को सोचकर 2 बार खांसा। वो अपने चेहरे पर शांत हाव भाव दिखाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने अपने भतीजे से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना कर्जा इस तरह से लौटाना चाहते हो, तो टोटल जो तुम्हें लौटाना है वो है 8,000 सोने के सिक्के। तो चलो चुका दो, पैसा वापस लौटाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विक्रम चाचा, मैं बस अभी कुछ दिन पहले ही वापस लौटा हूं, तो क्या आप मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे सकते हैं जिससे कि मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकूं? नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई हमसे हमारे पैसे को लेकर कोई धोखा तो नहीं कर रहा? यश ने विक्रम से आगे, कोई धोखा तो नहीं कर रहा? यश ने विक्रम से आगे कहा, सॉरी विक्रम अंकल, मैं ये बात बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे पैसों को लेकर कोई धोखा देने वाले हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अपने भतीजे के मुंह से ये बातें सुनने पर विक्रम के एक्सप्रेशंस अचानक से बहुत बुरे हो गए। उसने यश की तरफ बुरी निगाह से घूरते हुए अपनी बेसुरी आवाज में चिल्लाना शुरू किया, जिमी जल्दी अंदर आओ, क्विक, कहां मर गए? विक्रम के चिल्लाते ही एक बहुत बड़े कदकाठी वाला आदमी कठोरता से कमरे में अपने साथियों के साथ आ गया। उनका लीडर एक गंजा आदमी था, इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक बड़े घाव का निशान था, और उसकी आंखों में कुछ बुरा करने की चमक साफ दिखाई देने लगी। उस बूढ़े बटलर राजू ने डर और गुस्से से कहा, विक्रम। जब उसने देखा कि उन गुंडे लोगों की गैंग उसके घर के अंदर दाखिल हो रही है, तो उस वक्त ओल्ड बटलर के एक्सप्रेशंस भी और बुरे हो गए, और अपनी उम्र की परवाह किए बिना ही वो उन लोगों के रास्ते के बीच में खड़ा हो गया। बटलर राजू ने गुस्से से कहा, विक्रम तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। जब तक हमारे मालिक जिंदा थे उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन अब सिर्फ 8,000 सोने के सिक्कों के लिए तुमने सचमुच ऐसे गुंडे जैसे लोगों को हायर करके यहां लाने की हिमाकत कर दी। बूढ़ा बटलर राजू महानगर में कई सालों से रहता आया था, तो वो ये कैसे नहीं जानता कि ये जो लोग अभी कमरे में दाखिल हुए हैं वे किस तरह के लोग हैं। वो सभी बुरे और लुच्चे बदमाश किस्म के लोग थे, और खास तौर पर वो जिमी। उसके पास अंडरवर्ल्ड का पावर था। उसके गैंग का नाम रेड स्कॉर्पियन था, और वो गैंग एक लोन देने वाले ग्रुप की तरह काम किया करता था। पर पिछले कई सालों से ये गैंग लोगों का पैसा वसूल कराने का भी काम करने लगे थे। दर्जनों से ज्यादा लोग उनके हाथों से मारे जा चुके थे। एग्जांपल के तौर पर उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि अपना बकाया पैसा नहीं चुका पाए थे। जिमी ने उस बूढ़े बटलर से कहा, तुम बाहर में जाओ संकी बुड्ढे। जिमी कैसे उस बूढ़े आदमी को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त कर सकता था, जबकि उसने विक्रम से एक वसूली के लिए फीस ले ली थी। दरवाजे से अंदर आने के बाद जिमी ने उस ओल्ड बटलर को नीचे जमीन पर धक्का दे दिया, और उसके बाद वो आराम से आगे बढ़ते हुए यश के पास गया और उससे पूछने लगा, क्या वो बच्चे तुम ही हो महेंद्र मंडल? यश मेहरा ने रहस्यमय तरीके से उस गुंडे से पूछा, क्या वो तुम्हारा राइट हैंड था? जिमी को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरान होते हुए यश से वापस सवाल किया, क्या मतलब?
यश मेहरा ने जिमी को आराम से समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारे उस हाथ के बारे में बात कर रहा हूं जिससे तुमने उस बूढ़े बटलर को अभी अभी धक्का दिया है। वो धक्का देने वाला तुम्हारा राइट हैंड था ना? क्या मैंने सही कहा? तुम भी बाहर जाओ, फालतू बकवास मत करो। जिमी उधार लिए गए पैसे की वसूली के काम करने में लगा हुआ था और उसने अपने इस काम में हर तरह के देनदारों का सामना किया था। कई सालों तक काम करने के बाद जिमी ऑलरेडी इस बात को समझ चुका था कि उधार दिए गए पैसे को वापस वसूलने का यह काम बुरा और निर्दयता से भरा हुआ है। उसे तो हर बार बकाया पैसा लोगों से उगलवाने के लिए लोगों पर दबाव बनाने की जरूरत पड़ती ही थी। यही बात इस बार भी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हो रही थी। शायद इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि जिमी यश के पूछे गए सवाल की वजह से एक पल के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जिमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो हार गया था। इसलिए उसने ऊपर खड़े हुए उस लड़के को अपने राइट हैंड से जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यश ने जिमी के इस एक्शन पर अपनी पलकें भी नहीं झपकाई और बिना ज्यादा मेहनत के ही जिमी का वो राइट हैंड पकड़ते हुए उससे पूछा, अगर कोई चीज मीडियम वेल हो तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिमी ने यश के इस अजीब से सवाल को सुनने के बाद हैरान होते हुए उससे पूछा, व्हाट? उन दोनों के बीच में जैसे ही ये सवाल जवाब हुए उसके तुरंत बाद अचानक एक दिल दहलाने वाली चीख वहां सभी को सुनाई दी। तो किसकी हो सकती थी ये चीख? एपिसोड 5, बच गई जान। कमरे में गूंजी चीख के साथ मांस जलने की बदबू वहां की हवा में फैल गई और जल्द ही उस बदबू ने पूरे कमरे को अपने आगोश में ले लिया। ये जिमी का वही राइट हैंड था। जिमी के राइट हैंड को आग की झुलसती हुई लपटों के बीच देखने के बाद वहां मौजूद हर एक शख्स हक्का बक्का रह गया। कुछ ही पलों में उस आग ने वहां सब कुछ गर्म कर दिया। यश ने जिमी के सुलगते हुए हाथ को देखकर कहा, ना तो ज्यादा पकाया और ना ही कम पकाया, इसे कहते हैं अ परफेक्ट मीडियम वेल। मैं इसी के बारे में ही तुमसे बात कर रहा था। एक बात तो पक्की थी कि जिमी अपने काम को लेकर हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा था। जब से वो रेड स्कॉर्पियन गैंग के साथ काम कर रहा था तब उसने इसी ड्यूरेशन में एक जादूगर का सामना किया था। ऐसा नहीं होता तो अब तक जिमी इस महानगर के वसूली के बाजार में एक जाने माने लोन शार्क की पोजीशन हासिल नहीं कर पाता। ये महानगर की वसूली की दुनिया ही ऐसी थी जिसमें कई ड्रैगन्स और स्नेक्स साथ में मिलकर काम किया करते थे। ये तो सचमुच जिमी की बदकिस्मती थी कि उसका आमना सामना इस बार यश से हो गया। वहीं यश एक ऐसा शख्स था जिसने हाल ही में अपनी रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को 10 मिनट पहले ही अपने अंदर समा लिया था। यश अब पहले से ही एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका था जैसा कि कोई तजुर्बेकार जादूगर होता है। हालांकि वो अभी तक सिर्फ एक फर्स्ट रैंक जादूगर ही था, लेकिन सच तो ये था कि जिमी के जैसे और 10 लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन लोगों की ताकत के बीच हजारों सालों का फासला था। यश ने ऐसा करने के लिए अपनी बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की थी। यश ने अपने जादू के कोई मंत्र भी नहीं बोले थे और अचानक ही जिमी का हाथ जलने लगा और ऐसे यश ने महानगर के उस नामी बदमाश को बढ़िया सबक सिखा दिया। अब यश ने उस बर्निंग राइट हैंड को छोड़ने के बाद ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने वो दर्द भरी चीखें सुनी ही नहीं। और फिर उसके बाद वो विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। उसकी खामोश मुस्कुराहट अभी भी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। विक्रम अपनी जगह पर खड़े खड़े ही जैसे जम सा गया था। उसकी आंखें ब्लैंक थी और उसका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था। उसका वो मोटा चेहरा, अभी तक उसके मोटे चेहरे पर यह बात साफ झलक रही थी कि जो कुछ अभी वहां हुआ उस पर विक्रम को यकीन नहीं हो पाया था। विक्रम अपने मन में ही कई सारी बातें सोचने लगा। ये सब जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो तो मेरे प्लान से कोसों दूर की बात थी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए था। होना कुछ ऐसा चाहिए था कि जिमी घर के अंदर दाखिल होता, उस लड़के को थोड़ा बहुत पीटता और इस सब बात का अंत ऐसे होता कि वो उस लड़के से मेरा बकाया पैसा वापस वसूल लेता और इस तरह से सिंसियरली अपना काम खत्म कर लेता। लेकिन ये सब कुछ जैसा हुआ है वैसा कैसे हो सकता है? विक्रम ने तो जिमी पर बहुत ज्यादा यकीन किया था, लेकिन अभी तो वो बदमाश जमीन पर लेटा हुआ था और अपना जला हुआ हाथ पकड़कर रोते हुए दर्द से कराह रहा था। इसी बीच उसका वो भतीजा महेंद्र, जिससे कि विक्रम ने उम्मीद की थी कि वो उस वक्त रोते हुए उसे उसके मांगे हुए पैसे लौटा देगा, वो तो वहां पर बिल्कुल आराम से खड़ा था। उसके चेहरे पर तो अभी तक वही अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो विक्रम की तरफ देख रहा था। वो मुस्कुराहट, जरा ठहरो, उस बच्चे ने तो अभी थोड़ी देर पहले जिमी की तरफ भी अपने चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट लाते हुए देखा था। जैसे ही यह ख्याल विक्रम के दिमाग में आया तो वो डर के मारे कांपने लगा और लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे चला गया। घबराहट के मारे हकलाते हुए इतना बोलकर ही विक्रम रुक गया। क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा चाचा हूं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की जो हिम्मत की तो मैं तुम्हें। विक्रम के इतना बोलते ही यश मुस्कुराते हुए कहने लगा, विक्रम चाचा मजाक मत करो, मेरे पास इतनी फुर्सत कहां हो सकती है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं? मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूं। इतना कहते हुए यश विक्रम के पास से गुजरकर उस ओल्ड बटलर के पास ऊपर की तरफ उसकी मदद करने के लिए बढ़ा और उसने उस बूढ़े आदमी को एक नजर भर देखा। एक बार इस चीज को देख लेने के बाद कि उस बूढ़े बटलर को बस कुछ खरोचे ही आई है, वो पीछे मुड़ा और विक्रम से कहने लगा, आप 3 दिन बाद आकर मुझसे अपने बकाए पैसे लेकर चले जाना। विक्रम को उस वक्त ये सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे जीने के लिए एक दूसरा मौका दे दिया गया हो, क्योंकि उसे अभी उस कमरे में अपनी मौत साफ नजर आने लगी थी। वो किसी भी बहाने से वहां से बाहर निकलना चाहता था और यश ने उसे वो मौका दे दिया। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। अभी तक वो दरवाजे की चौखट पर ही पहुंच पाया था कि उसमें फिर से अपनी पुरानी हिम्मत लौट आई और वो पीछे मुड़कर अपने भतीजे महेंद्र की तरफ देखना नहीं भूला। उसने जाते जाते कुछ बातें अपने भतीजे से कह दी। फिर तो बहुत बढ़िया है, तुम तो सचमुच बहुत बड़े हो गए हो और तुम कभी भी अपने चाचा की आंखों में आंखें डालकर मत देखना। मैं 3 दिन बाद लौट कर आता हूं और देखता हूं कि तुम तब मेरे पैसे लौटाते हो या नहीं। विक्रम की उस मोटी परछाई को वहां से कुछ दूर जाते हुए देखने के कुछ देर बाद यश पीछे की तरफ मुड़ा और उसने जिमी के साथ आए उसके उन 2 गुंडों को देखा। उनकी हालत इतनी ढीली हो चुकी थी कि वो दोनों अभी भी अपनी अपनी जगह पर जमे हुए थे। यश ने मुस्कुराते हुए उन दोनों गुंडों से पूछा, तुम लोग अभी तक गए नहीं? क्या तुम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम लोगों को मेरे घर में डिनर पर इनवाइट करूं? यश के कहे गए उन वर्ड्स ने उन दोनों बदमाशों को अपनी उस बेहोशी से जगा दिया जो उन लोगों को यश के कारनामे को देखकर आ गई थी। उन दोनों बदमाशों ने डरते हुए एक दूसरे से कहा, हम लोग तो बस अपने रास्ते से निकलने वाले थे, चलो चलो यहां से निकलते हैं, बाल बाल बचे आज तो। जब वो दोनों बदमाश जिमी को वहां से दूर लेकर चले गए तो उस बड़े से घर में एक बार फिर वापस शांति लौट आई और यश ने उस ओल्ड बटलर को ले जाकर एक चेयर पर बिठा दिया। उसने अपने हाथों से उस बूढ़े बटलर के शरीर पर आई हुई खरोचों को साफ किया। ये बहुत बड़ी मुसीबत नहीं थी, लेकिन वो बूढ़ा बटलर अभी भी कुछ बड़बड़ कर रहा था। छोटे मालिक, वो 8000 सोने के सिक्के।
यश मेहरा ने बहुत आराम से इस बात का जवाब देते हुए उस बटलर से कहा, उन सारी चीजों के बारे में आप फिक्र ना करें, मैं वो सब कुछ संभालूंगा। दरअसल यश ने इस 8,000 सोने के सिक्कों के कर्ज को चुकाए जाने की बात को इतना ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं था, क्योंकि यश की दौलत को लेकर प्यास किसी भी और शख्स की ऐसी प्यास से कहीं ज्यादा थी। वो बहुत लंबे वक्त से एक ऐसी दुनिया में रहते आया था जहां पर कि लोग थोड़े से पानी के लिए एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाया करते थे। लेकिन उस जगह पर अब यश की सिचुएशन पहले से बेहतर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा दौलतमंद हो गया था कि अब कम से कम वो हर उस चीज को खरीद सकता था जिसकी उसे जरूरत होती थी, या वो चीज जिसको वो खरीदना चाहता था। लेकिन 8,000 सोने के सिक्के सचमुच उतनी ज्यादा नहीं थे, कम से कम उस शख्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो कि अपने युग के तमाम जादूगरों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। 8,000 सोने के सिक्के वापस चुकाना उसके लिए इतना ज्यादा परेशानी भरा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब उसके पास ऐसे कई रास्ते थे। इसलिए वो उतना पैसा तो 3 दिन के अंदर कहीं से भी लेकर आ सकता था। मान लीजिए कि यश अभी अभी दुनिया के अंत से खुद को थोड़े से अंतर से बचाकर अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट कर पाया था, और उसका ये सफर आकर एक स्ट्रेंज बॉडी पर खत्म हुआ था, और फाइनली उसका आमना सामना थोड़ी देर पहले विक्रम और जिमी से हुआ था। इन सारी घटनाओं के बाद उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई थी। तो ऐसे में उसके पास इतना वक्त कहां से होता कि वो सिर्फ उन 8,000 सोने के सिक्कों के बारे में सोच पाता। हालांकि 8,000 सोने के सिक्कों के बारे में बूढ़े राजू को जरूर फिक्र थी। वो ये सोचकर परेशान था कि इतनी बड़ी रकम 3 दिन में कैसे जमा होगी। तो यश अब क्या करने वाला? एपिसोड 6, रमन की एंट्री। अपने छोटे मालिक का इस तरह से केयरफ्री फेस देखने के बाद उस ओल्ड बटलर ने तुरंत अपने मालिक को चेतावनी दी। छोटे मालिक, इस वक्त ऐसे हालात में तो हम उतना पैसा जमा कर ही नहीं सकते। जो नुकसान हम लोगों ने बर्दाश्त किया था उसकी भरपाई करने के लिए, और जो लोग उस जहाज के हादसे में मारे गए थे उनके परिवार को मुआवजा देने के बदले में हम लोग पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो मुआवजा भर चुके हैं। हम लोगों के पास सचमुच में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। यश मेहरा ने उस बूढ़े बटलर से कहा, मुझे अभी अभी एक बात याद आई कि जब मेरे पिता जिंदा थे उन्होंने एक ऐसी जादुई वर्कशॉप जिसमें कि केमिकल्स का इस्तेमाल करके सोना बनाया जाता था वो मेरे नाम कर दी थी। क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया था क्या? यश ने महेंद्र की याददाश्त में झांक कर देखा और उसे पता चला कि यह सच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हालांकि वो वर्कशॉप उसके नाम पर थी, उसे आमतौर पर उसके पिता गजेंद्र मंडल के लोग ही चलाया करते थे। बस एक बात जो उसके पिता ने इस सब चीज को आसान करने के लिए की थी वो ये थी कि उन्होंने महेंद्र के लिए मटेरियल्स और जादू से सोना बनाने में काम आने वाली रेजेंट्स खरीदने का इंतजाम करवा दिया था। उस बूढ़े बटलर ने अपना सिर हिलाते हुए यश को समझाया, केमिकल से सोना बनाने वाली वो वर्कशॉप अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन समंदर में हुए उस हादसे के बाद से वहां पर काम करने वाले सोना बनाने में माहिर 3 कारीगर काम छोड़कर चले गए हैं। मैं उन लोगों पर इस चीज के लिए इल्जाम नहीं लगा सकता। फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप की जो अभी की हालत है उस हिसाब से तो उन्हें पहले खुद के बारे में ही सोचने की जरूरत थी। इस समय केमिकल का इस्तेमाल करके जादुई तरीके से सोना बनाने वाली वर्कशॉप में सबसे ज्यादा जरूरत उसमें सोना बनाने का काम करने वाले एक्सपर्ट लोगों की होती है। गजेंद्र मंडल ने एक भारी कीमत चुकाकर महानगर के इसी तरह के काम करने वाले एक्सपर्ट लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा था। अगर वो लोग उस वर्कशॉप में होते तो शायद ये हो सकता था कि वो लोग फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप को सचमुच अपने दम पर फिर से उन पुरानी ऊंचाइयों पर तो नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन उनके होते हुए अभी इस कंगाली के दौर का सामना तो नहीं करना पड़ता। चाहे जो हो, वो सचमुच एक बहुत फायदे वाला बिजनेस था, और उस बिजनेस से 8,000 सोने की मोहरें निकाल पाना इतनी भी परेशानी की बात नहीं होती। बदकिस्मती तो ये थी कि वहां पर काम करने वाले 3 कारीगर काम छोड़कर जा चुके थे। यहां तक कि वेयर हाउस में अभी भी मटेरियल बचा हुआ था, लेकिन अभी उसकी कीमत किसी भी सस्ते सामान की तरह ही थी। अगर उस सामान से सोना बनाने वाले कारीगर उन लोगों के पास नहीं होते तो वहां पर मौजूद जितना भी सामान था उस सबको बेचने के बाद भी 8,000 सोने की मोहरें चुका पाना एक मुश्किल भरी बात होती। यश मेहरा ने उस बूढ़े बटलर से कहा, चलो कोई बात नहीं, चलो वहां चलकर देखते हैं। छोटे मालिक उस जगह को जाकर एक बार देखना चाहते। ये बात सुनने के बाद तो वो ओल्ड बटलर थोड़ी देर के लिए वहीं जम गया था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। बूढ़े राजू के हिसाब से जब से उसके छोटे मालिक उस जादुई नींद के असर से जागे थे वो कुछ अलग तरीके का बर्ताव कर रहे थे। अभी से पहले जो महेंद्र था आज तक उसने कभी भी उस बदमाश विक्रम के सामने इतनी बहादुरी भरी बातें नहीं की थी। और वहां पर वो जिमी भी था। जिस तरह का दर्दनाक नजारा उस वक्त जिमी के साथ हुआ, जिसमें वो अपने जले हुए राइट हैंड को पकड़कर रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसे देखकर तो वो बूढ़ा बटलर राजू भी डर गया था। उसके इस छोटे मालिक के चेहरे पर तो उस गुंडे के हाथ को जलता हुआ देखने के बाद भी जरा सी भी तकलीफ या परेशानी की लकीर देखने को नहीं मिल रही थी। और इसके साथ ही महेंद्र उस वक्त भी बिल्कुल खामोश और शांत बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पहले वाले छोटे मालिक से, जो कि हर बात में परेशान होकर घबराने लगते थे, उससे पूरी तरह बदलकर अब कोई दूसरे ही शख्स बन गए थे। मुसीबतों का सामना करने से तो छोटे मालिक सचमुच बहुत जल्दी बड़े हो गए थे। बदकिस्मती से उस बूढ़े बटलर के बड़े मालिक इस चेंज को देखने के लिए जिंदा नहीं थे। वो बूढ़ा बटलर अपने मन में इन सब बातों को सोच रहा था। जब उन दोनों के बीच में ये सारी बातें हो रही थी तभी अचानक वहां पर दरवाजे की दूसरी तरफ किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। बाहर की तरफ खड़ा हुआ मेहमान देखने में एक जवान शख्स लग रहा था, जो कि लंबा था। उसने एक ब्लैक गाउन पहना हुआ था। उसकी कमीज की बाहों पर एम्ब्रॉयडर्ड आग उगलता हुआ एक पंख वाला ड्रैगन बना हुआ था। वो एक स्टैंडर्ड गाउन था जो कि एक स्पेशल कैटेगरी के जादूगर लोग पहना करते थे। वो ब्लैक गाउन वहां के बेस्ट मैजिक स्कूल का पहना हुआ है। वो मैजिक स्कूल उन लोगों के राज्य की पूर्व दिशा में है। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो लड़का उसी स्पेशल मैजिक स्कूल से ही था, और वो पहले ही एक जादूगर बन चुका था, क्योंकि एक क्वालिफाइड जादूगर को ही ब्लैक गाउन पहनने की इजाजत दी जाती है। उस नौजवान जादूगर ने बिना किसी तरह की इजाजत लिए ही दरवाजा खोलकर यश के घर के अंदर कदम रख दिया। और जब उसने बूढ़े बटलर राजू के शरीर पर बंधे हुए उन डस्टी बैंडेजेस को देखा तो वो तुरंत गुस्से में लाल हो गया। उस नौजवान मेहमान ने गुस्से में यश से कहा, महेंद्र मंडल, देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे पिता तुम्हारी मंडल फैमिली के लिए लगभग 30 सालों से ज्यादा वक्त तक काम करते आए हैं। यहां तक कि अभी भी उन्हें तुम्हारी इस झंझट से डील करना पड़ रहा है। क्या उनके किए हुए कामों का मंडल फैमिली की नजरों में यही मोल है? मेरे पिता को इस तरह की चोट आ गई और तुम्हें इस सब को देखने के बाद शर्म तक महसूस क्यों नहीं हुई? रमन, बकवास बंद करो। उस बूढ़े बटलर ने जोर से फटकार लगाते हुए अपने छोटे मालिक का बचाव करते हुए उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि रमन एक ऐसा शख्स था जो गुस्सा करने में बहुत तेज था। वो इस तरह से इस बात को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन कैसे सुन सकता था जब उसे पता चला हो कि किसी ने उसके पिता को जख्मी कर दिया है।
और यह सच्चाई भी थी कि रमन के पिता मंडल परिवार के लिए 30 सालों से ज्यादा वक्त से काम करते हुए आए हैं। उन्होंने हमेशा से उस परिवार के लिए बिना थके, बिना किसी शिकायत के लगातार काम किया है और इसके साथ ही वो उन लोगों के साथ ईमानदारी करने में भी कभी नहीं चुके हैं। हालांकि फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप अब डूबने की कगार पर था, फिर भी रमन के पिता प्रभात जिद करके अपने छोटे मालिक के लिए वहां पर काम करते आए थे। और इस सबका नतीजा क्या हुआ था? जब उस समंदर में हुए उस हादसे की खबर सब जगह फैल गई, तब रमन बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गया था। उसे उस वक्त इस बात का डर था कि उसके पिता को कैसे कैसे लोगों का उस वक्त सामना करना पड़ेगा जब वो लोग अपना हर्जाना मांगने के लिए मंडल हाउस में आएंगे। इसी वजह से रमन को 10 दिनों की छुट्टी लेकर तारानगर से महानगर तक ट्रैवल करके आना पड़ा। और वहां से आते वक्त रास्ते में ही उसे इस बारे में पता चला कि गजेंद्र मंडल के चचेरे भाई विक्रम ने अपना बकाया वसूल करने के लिए जिमी नाम के गुंडे को हायर किया है। दरअसल रमन महानगर में पलकर बड़ा हुआ एक बच्चा था, तो वो ये अच्छे से जानता था कि जिमी किस तरह का शख्स था। इसलिए उसने मंडल फैमिली हाउस की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाए। फिक्र के मारे उसके दिल में आग लगी हुई थी और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होता है तो उसका ध्यान अपने पिता की उस हालत पर पड़ गया। जो गुस्सा उसे उस वक्त अपने अंदर महसूस हुआ था, नेचुरली वो यश की तरफ टर्न हो गया। अगर ईमानदारी की बात कहें तो रमन को हर बार महेंद्र मंडल की वजह से नीचा देखना पड़ा था। उसके इस छोटे मालिक के पास एक बड़े ताकतवर पिता का साया था और जब से उसने इस जादुई दुनिया में कदम रखा था तब से ही उसे हमेशा से हर तरह के बेहतर हालात मुहैया कराए गए थे। यहाँ तक कि महेंद्र मंडल को जादू सिखाने के लिए उस वक्त के एक बहुत बड़े जादूगर को उसका मेंटर बनाया गया था। जब भी महेंद्र मंडल को अपने जादू के एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी तो उसके पिता ने उसे इस काम के लिए ही एक सोना बनाने वाली केमिकल लैब गिफ्ट कर दी थी। महेंद्र मंडल अपना जादू सीखने के लिए हर साल लगभग 1 लाख सोने के सिक्के खर्च कर दिया करता था। इसके अलावा महेंद्र की कई और बातें रमन को पसंद नहीं थी। एपिसोड 7, घमंडी जादूगर। लेकिन इन सभी सुपीरियर सर्कमस्टांसेस के मिलने के बावजूद भी वो एक आम जादूगर बनने की चौखट को पार ही नहीं कर पाया था। बहुत सारे साल और बहुत सारे पैसा खर्च करने के बाद वो फिर भी सिर्फ एक 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस बनकर रह गया था, जो कि अभी भी जादू सीख ही रहा था। रमन को हमेशा से ही यकीन था कि अगर उसे इस तरह की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी गई होती तो उसने पहले ही अपनी जादुई शक्तियों को एक बहुत बड़े मकाम पर पहुंचा दिया होता। बाद में रमन जब एक सक्सेसफुल जादूगर बन गया तो वो वापस महेंद्र को देखने के लिए आया, लेकिन अब उसके दिल में महेंद्र को लेकर ज्यादा नफरत और जलन नहीं बची थी, क्योंकि वो एक जादूगर था और वो कैसे उस आदमी से जल सकता था जो कि अभी बस एक मैजिक अप्रेंटिस है और जो जादू सीख ही रहा है। रमन के हिसाब से तो अब वो दोनों अलग अलग लेवल की दुनिया के रहने वाले लोग थे। ये तो वैसा ही था जैसा कि उसके जादू सिखाने वाले उसे स्कूल के गुरु ने उससे कहा था कि छोटा मोटा जादू सीखने वाला मैजिक अप्रेंटिस उसकी तरह बने हुए जादूगर की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता है। जब बूढ़े बटलर ने यश से कहा, छोटे मालिक मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं, ये मेरा छोटा बच्चा बिना सच्चाई जाने ही आप पर इस तरह से चीखने लगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उसे फटकार लगाऊंगा और आपसे माफी मांगने के लिए भी उसे लेकर आऊंगा। यह बात इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, रमन अभी भी छोटा है तो उसके लिए इस तरह से बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना नॉर्मल बात है। बूढ़े बटलर राजू से कुछ शब्द कहने के बाद ही यश दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर जाता, यश ने रमन से कहा, ओह राइट रमन, तुम्हारे पिता को चोट आई है और उन्हें आराम करने की जरूरत है। यश ने आगे कहा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, चलो मैं तुम्हें गिल्डेड रोज तक ले चलता हूँ। मैं? इतना कहकर रमन रुक गया। रमन उस वक्त गुस्से में इतना बबूला हो गया था कि उसकी बात उसके गले में ही अटक गई। उसने गुस्से में अपने मन में सोचा, क्या ये स्काउंड्रल महेंद्र मंडल मेरे हाथों से मरना चाहता है? एक मामूली सा 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस दरअसल मुझे ऑर्डर देने के लिए इस तरह से मुझसे बात कर रहा है, जबकि मेरे जैसा एक महान जादूगर उसके सामने है। बदकिस्मती से इस महान जादूगर रमन को अपना गुस्सा जाहिर करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। उससे पहले ही बूढ़े बटलर राजू जो उसके बगल में ही खड़ा था, पहले उसी का गुस्सा फूट पड़ा। यू लिटिल स्टूपिड चाइल्ड, तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं गुस्से से ही मर जाऊं? ओके मैं समझ गया। रमन एक बिना मां के पलकर बड़ा हुआ बच्चा था। मां के ना होने पर उसके पिता राजू ने ही जैसे तैसे उसे पालकर बड़ा किया था। रमन इसी वजह से अपने पिता की रिस्पेक्ट भी करता था और साथ ही साथ उनसे बहुत प्यार भी करता था। जब उसने इस बात को महसूस किया कि अब उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ा है तो अब उस नौजवान जादूगर की डिग्निटी तुरंत उसके दिमाग के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने पिता से उनको आई चोट के बारे में पूछा और जब उसे एक बार इस चीज की तसल्ली हो गई कि उसके पिता ठीक है, उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई और यश के पीछे चला गया। वो सड़क जो मंडल हाउस से गिल्डेड रोज के लिए जाती थी, वहां से उस जगह का फासला 20 मिनट पैदल चलकर तय किया जा सकता था। रास्ते में रमन ने गुस्से से यश की तरफ देखा तक नहीं। उस बूढ़े आदमी के सामने वो दिखावे के लिए अच्छी तरह से पेश आने का ढोंग तो कर ही सकता था, लेकिन अगर इस लड़के महेंद्र को उसकी औकात समझ नहीं आई तो तब रमन पक्का उसकी बेइज्जती करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रमन इस बात को लेकर तो काफी हद तक श्योर था कि महेंद्र का असली मकसद क्या था। वो अभी भी बस एक 9th रैंक का जादूगर ही बनकर रह गया और शायद चाहता है कि उसे किसी बढ़िया जादूगर का साथ मिल जाए। तो ऐसे में यह बात तो लाजमी है कि वो रमन से दोस्ती बनाने का मौका आखिर क्यों खो देना चाहता। ऐसे में कुछ और तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ रमन का रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को बनाने का तजुर्बा ही उसे महेंद्र की मदद करने के लिए काफी था। बस ऐसे में महेंद्र को अगर रमन का साथ मिल जाता तो वो बहुत लंबे लंबे चक्रों को लगाने से खुद को बचा सकता है। अगर अभी तक भी उसका ये छोटा मालिक महेंद्र एक बेवकूफ शख्स नहीं होगा तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो डेफिनेटली रमन से हर तरह के सवाल पूछने लगेगा। रमन अपने दिमाग में सोचने लगा, जैसे ही ये बेवकूफ महेंद्र मुझसे दोस्ती करने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा और मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं अपने इस नाटक को बंद कर दूंगा और उसे ताने मारना शुरू कर दूंगा और उसके बाद मैं किसी मंजे हुए जादूगर की तरह उसे जोर की फटकार लगाऊंगा। गुड, सुनने में तो ये बहुत अच्छा प्लान लगता है। इसी तरह से रमन इस बात का इंतजार करने लगा कि महेंद्र मंडल अपने सवाल लेकर उसके आगे पीछे घूमने लगेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि उस 5th रैंक जादूगर रमन को एक लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा। लगभग 20 मिनट तो पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन वो स्काउंड्रल महेंद्र तो अब भी खामोशी के साथ सीधे सीधे आगे बढ़ते जा रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था और पीछे की तरफ अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे। उसके चेहरे पर पूरे वक्त एक थॉटफुल लुक बना हुआ था। रमन महेंद्र के बारे में अपने मन में सोचने लगा, अपने चेहरे पर इतना थॉटफुल लुक लेकर आने की क्या जरूरत है? तुम तो अभी तक जादू सीखने वाले बस एक अप्रेंटिस हो, तो ऐसा कौन सा इतना सारा दिमाग लगाने वाला सवाल तुम्हारे दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा
या ये बस मुझे दिखाने के लिए ऐसे मुंह बनाया हुआ है? इंतजार करने के बाद और भी इंतजार करने के बाद जैसे जैसे वक्त और बीतने लगा, रमन अब और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। वो अपने मन ही मन में ना जाने कितने ज्यादा शराब देते हुए महेंद्र को कोस रहा था। सफर शुरू होने से अब तक यश ने एक बार भी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। अपने मन ही मन रमन खुद से बात करने लगा। ये बदमाश महेंद्र सचमुच नाटक कर रहा है। जल्दी करो और मुझसे कोई गाइडेंस मांगो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितने लंबे वक्त से इस बात का इंतजार कर रहा हूं? अगर तुम अभी भी जल्दी नहीं करोगे तो हम लोग उतनी देर में गिल्डेड रोज पहुंच जाएंगे और तब वहां तो कोई भी तमाशा देखने वाला मौजूद ही नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हें ताने मारूंगा भी तो उसका क्या मतलब निकलने वाला है? ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे कुछ तरकीब लगाकर इसकी इंसल्ट करने के लिए मौका अपने आप से बनाना पड़ेगा। ओह राइट, छोटे मालिक महेंद्र जी, रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को हासिल करने के लिए तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह बताया है कि तुम्हें किस तरह के मंत्रों का जानकार होना चाहिए और किन फॉर्मूलाज में मास्टरी हासिल करनी होगी। भवन? यश ने कहा। रमन इस सवाल को पूछने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। ये एक परफेक्ट सजेशन था और इस सवाल को पूछने के बाद उस जाने माने मैजिक स्कूल के स्टूडेंट के चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आने लगा। उसके बाद रमन ने एक बार फिर बहुत लंबे वक्त तक इंतजार किया। उसने अपना चेहरा महेंद्र की तरफ मोड़ा और देखा कि उसके बगल में चल रहा वो नौजवान अभी भी उसी तरह से अपने हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए था और नीचे देखकर चल रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बात को लेकर गहरे ख्याल में खोया हुआ हो। रमन ने अपने मन ही मन में महेंद्र मंडल पर गुस्सा करते हुए कहा, भाड़ में जाओ, अब तो हर चीज की हद हो गई है। गुस्से के मारे रमन के माथे की नसें फूलती और सिकुड़ती हुई साफ साफ दिखाई देने लगी। मैं एक महान जादूगर हूं। इतना सब होने के बावजूद भी मैंने उस जादू सीखने वाले एक मामूली से अप्रेंटिस से बात करने की पहल की। उस पर इसका इतना नखरा। मत बात करो मेरी बला से। तुम्हें इस बात का बाद में पछतावा होगा कि क्यों मैंने इतने महान जादूगर से बात नहीं की। यश अभी भी शांत था। आगे देखना होगा कि क्या यश रमन की किसी बात का जवाब देगा या वो ऐसे ही शांत रहेगा। एपिसोड 8। हे यंग मास्टर। रमन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपने मन में लगातार कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था। यहां तक कि अगर तुम्हारे अंदर डर और सदमे का एहसास गोते खा रहा हो तब भी तुम मुझे इस तरह से अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? अब रमन ने एक बार फिर से अपने चेहरे से सारे हाव भाव मिटा दिए और इस तरह से चेहरे के एक्सप्रेशन हटाकर एक बार फिर से वो महेंद्र मंडल को कोसने लगा। इस बार उसने अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाते हुए कहा, हे यंग मास्टर। इस बार यश ने भी जवाब देते हुए कहा, बोलो क्या हुआ? आखिरकार यश बड़ी मुश्किल से अभी अपनी खुली आंखों से देख रहे सपने से बाहर निकला था। बात की शुरुआत करने की वजह से रमन पहले ही नुकसान में था। इससे पहले कि वो फाइनली रिएक्ट करने लगता, यश कहने लगा, ओह तुम जिस सूत्र और मंत्रों की बात कर रहे थे जिसमें मास्टरी होने के बाद कोई भी शख्स रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को बना सकता है, वो तो बहुत ही आसान है। इस नई दुनिया का वो फॉर्मूला रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को बनाने में बहुत ज्यादा मददगार था। जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रूहानी तिलस्मी ताकतों की दिशा को कैलकुलेट करने का काम आता था। और हाँ, अगर सारी कंडीशन सही सही मिल गई तो अनोखी कला के हासिल करने के लिए ये सबसे बेस्ट वे था। यश ने बताया, तुम बहुत सारी रूहानी तिलस्मी ताकतों को सेव करके रूहानी तिलस्मी ताकतों का भंवर बना सकते हो। इतना कहने के बाद यश ने रमन की तरफ अजीब नजरों से देखा और उससे पूछा, सच तो यह है कि इस तरह की जो नॉलेज होती है उसके बारे में तो एक आम मैजिक अप्रेंटिस को भी पता होना चाहिए। कहने के बाद ही रमन रुक गया और मन में कुछ सोचते हुए वो तुरंत गुस्सा हो गया। उसने जमीन पर धड़ाम से अपनी लात मारी। मुझे ये सब कहने से इस लड़के का मतलब क्या है? मैं एक महान जादूगर हूं। क्या तुम्हारे जैसे एक मामूली से अप्रेंटिस से मुझे ये सारी बातें सीखने की जरूरत है? ये सब नहीं चलेगा। इस स्काउंडरल को शर्मिंदा करने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। रमन के अंदर से गुस्से से धुआं निकल रहा था, लेकिन ये उसके लिए एक बदकिस्मती थी। इससे पहले कि वो महेंद्र मंडल को शर्मिंदा करने के लिए कोई दूसरा तरीका खोज पाता, वो लोग पहले ही गिल्डेड रोज पहुंच चुके थे। गिल्डेड रोज विक्रमादित्य रोड पर जो टर्न था उस पर पड़ता था। यह जगह महानगर के सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग जोन्स में थी। सबसे ज्यादा अमीर लोग यहाँ पर रहते थे। जाहिर है तो सबसे ज्यादा महंगी चीजें भी यहीं मिला करती थी। शहर की इस अमीर गली में हर एक चीजें सिमट कर आ गई थी। उस वक्त जब फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप एक ताकतवर ग्रुप हुआ करता था, तब गजेंद्र मंडल ने ही गिल्डेड रोज को विक्रमादित्य रोड पर थोड़ी बहुत हंसी मजाक और शिकायतों के बाद वहां बसने की जगह दिलवाई थी। लेकिन जैसे ही फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप का पतन हो गया तो उसके साथ ही ओरिजिनली हमेशा से लोगों की भीड़ से भरा और गुलजार रहने वाला गिल्डेड रोज और उसकी वो गली अब सुनसान सी लगने लगी थी। महानगर के 3 जाने माने कारीगर जो कि केमिकल का इस्तेमाल करके सोना बनाया करते थे, वो लोग तो पहले ही उस जगह से जा चुके थे और जाते वक्त वो लोग अपने साथ बहुत सारा ऐसा कीमती सामान लेकर चले गए थे जो कि सोना बनाने के काम में आया करता था। इसके पीछे की उन लोगों ने जो वजह बताई थी वो ये थी कि फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप उन लोगों की पिछली सैलरी देने में नाकाम रहा था, तो उन लोगों ने उसके बदले में वो सोना बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स को ही ले लिया था। लेकिन असलियत में जो चीजें वो लोग अपने साथ लेकर गए थे उनकी कीमत उन लोगों की सैलरी से 10 गुना ज्यादा थी। उन लोगों ने इसके मुकाबले जो चीजें वहां पर पीछे छोड़ी थी वो बस सस्ते से रेजेंट्स थे। एक बात जो कि माननी पड़ेगी कि फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप सचमुच में उन लोगों की सैलरी उस वक्त नहीं चुका पाया था। यहां तक कि विक्रम की 8000 सोने की मोहरें अभी भी चुकाई जानी बाकी थी। तो इस बात को तो मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि उन कारीगरों की सैलरी कई हजार सोने के सिक्कों में रही होगी। और इन सब चीजों के बाद वहां पर काम करने वाले क्लर्क्स जो कि एक के बाद एक करके गिल्डेड रोज छोड़कर जाते रहे, उनमें से हर एक शख्स कोई ये आइटम ले गया तो कोई वो आइटम ले गया। पहले जो एक वक्त में हाईली रिस्पेक्टेड गिल्डेड रोज हुआ करता था वो अब बस एक खाली चार दीवारी बनकर ही रह गया था। सच तो यह है कि अगर वक्त रहते उस ओल्ड बटलर ने इस अजीबोगरीब सिचुएशन को नोटिस नहीं किया होता और तुरंत वेयरहाउस को सील नहीं करवाया होता तो यहां तक कि सोना बनाने में काम आने वाले वो मामूली कीमत वाले रेजेंट्स भी वहां से गायब हो गए होते। यश वहां का दरवाजा खोलकर गिल्डेड रोज लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हुआ। वो वहां पर कुछ भी नहीं देख सकता था। वहां पर बने हुए शेल्व्स जो पहले जगमगाया करते थे वो अब पूरी तरह से खाली पड़े हुए थे और वहां की हवा में धूल फैली हुई थी। साथ ही हवा में से अभी भी मोल्डली स्मेल आ रही थी। ये सब तो हद से बहुत ज्यादा हो गया। रमन ने वहां दाखिल होते हुए जोर से सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे जैसे उसे महेंद्र पर तरस आ रहा हो। लेकिन बात तो यह थी कि वो महेंद्र की इस बर्बादी पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था।
निराशा, सदमा। क्यों छोटे मालिक, क्या तुम मुसीबत के बारे में सोच रहे हो? जब तुम अमीर हुआ करते थे तो उस वक्त तुम्हें खाने और पहनने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। या तुम गिल्डेड रोज के उस वक्त के बारे में सोच रहे हो जबकि ये एक फायदे का सौदा हुआ करता था। मेरे साथ मजाक मत करो। फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप ऑलरेडी मिट्टी में मिल चुका है, गिल्डेड रोज भी ऑलरेडी तबाह हो चुका है और तुम अब भी सिर्फ एक 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस हो। ऐसे शख्स हो जो कि कई सालों से उसी जगह पर लटका हुआ है। अब और ज्यादा नहीं कहूंगा। मन ही मन रमन ये सब सोचकर खुश हो रहा था। रमन अब उस स्काउंड्रल महेंद्र के फेस पर निराशा देखने के लिए और उसे ताने मारने के लिए तैयार था। बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करने के बाद रमन और ज्यादा लंबे वक्त तक इंतजार नहीं कर सकता था। या तो उसे महसूस हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ और गरीबी सहने के बाद महेंद्र ने अभी तक भी रिएक्ट नहीं किया है। ना तो वो हैरान हुआ और ना ही उसने उम्मीद का दामन छोड़ा। यहां तक कि जब रमन ने लंबी गहरी सांस ली थी और अपना सिर हिलाया था तो उसे देखकर भी महेंद्र ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस नौजवान ने बस खाली जगह में कुछ भी नहीं देखा था और बस यूं ही वो किसी बात की परवाह करे गिल्डेड रोड से वापस जाने लगा। हे! रमन ने यह कहते हुए बात करना शुरू कर दिया। वो कोई चुभता हुआ रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन वो बस यश का पीछा ही करते रह गया क्योंकि वो बहुत तेजी से वहां से बाहर निकल गया था। उस वक्त तक जब रमन ने उससे कुछ कहने के लिए सोचा था तब तक उसका वो छोटा मालिक उसे पीठ दिखाकर आगे बढ़ चुका था। जरा रुको तो सही, मैं तुम्हें कोई पाठ तो पढ़ा दूं। रमन महेंद्र के पीछे चलते चलते उसे दिल ही दिल में कोस रहा था। वो लोग आगे बढ़ने से पहले बाएं हाथ पर टर्न हुए और उसके बाद पीछे के दरवाजे से एक पतली गली से होते हुए वो लोग नीचे के एक संकरे रास्ते पर चले गए जो कि गिल्डेड रोज के वेयरहाउस की तरफ जाता था। जब तक रमन उसके पास तक पहुंच पाता तब तक यश ऑलरेडी वेयरहाउस का ताला खोल चुका था क्योंकि उसके पास कीज थी। यश अंदर जाकर वहां पर रखे हुए उन सस्ते मटेरियल्स को देखकर सन्न रह गया। तुम तो बहुत तेज चलते हो। रमन ने फिर से बात करना शुरू किया। अब जबकि उसने महेंद्र को पकड़ ही लिया था तो उसने सोचा कि क्यों ना उससे कुछ बकबक ही कर ली जाए, लेकिन उस वक्त जब उसने यश की अपीयरेंस देखी तो वो वहां से कट लिया। गुस्से से इस तरह से बड़बड़ाते हुए शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का अपनी बदकिस्मती की तरफ इतनी तेजी से आगे बढ़ गया कि यहां तक कि रमन को इस बात का जश्न मनाने का वक्त भी नहीं मिल पाया था, इसलिए वो इस बारे में शिकायत कैसे कर सकता था। एपिसोड 9 कबाड़ खाना। जब रमन ने उस स्काउंड्रल महेंद्र के फेस पर वो परेशानी देखी, रमन को पहले से बहुत बेहतर लगने लगा। महेंद्र को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर गिल्डेड रोज में लोगों ने सस्ता और घटिया सामान वहां पर छोड़ा था। उसे देखकर उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। अगर वहां मौजूद उन सारी चीजों की कीमत को मिला दिया जाए तब भी उन सारी चीजों की कीमत 1000 सोने की मोहरों से ज्यादा नहीं होने वाली थी। तो फिर उनका इस्तेमाल करके महेंद्र किस तरह से अपना इतना बड़ा कर्ज चुका पाता। उसका वो मोटा अंकल विक्रम तो बिल्कुल भी इंसानों से प्यार करने वाला शख्स नहीं था। वही रमन को उस वक्त महेंद्र की हालत पर इतनी जोर से हंसी आ रही थी, उसे रोकने के लिए उसे बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। लेकिन रमन डेफिनेटली यश की असली सोच से अभी तक अनजान था। वहीं दूसरी तरफ यश भी अपनी हंसी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। जिस तरह की याददाश्त यश के दिमाग में महेंद्र की जिंदगी के बारे में बची हुई थी, यश इस बात को जानता था कि वो जिस युग में जी रहा था उस एरा में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल थे। इस सब के बावजूद अपने आसपास पड़े उन मटेरियल्स को देखकर यश चौंक गया था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो युग भी इस हद तक फ्लरिशिंग रहा होगा। उन बाकी सामानों की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ वो 3 फुल बॉक्सेस जिनमें की रेड कोरल भरा हुआ था, वो किस तरह का कॉन्सेप्ट था। यश ने इससे पहले के युग में वेदनगर के बोरिंग एनवायरनमेंट में देखा था कि कुछ टुकड़ों के लिए लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाया करता था। ओह, और वो बैग जिसमें की मूनलाइट सैंड रखी हुई थी, वो भी अगर रेगिस्तान में सैकड़ों सालों तक खोद कर निकाला जाता तब भी इतनी ज्यादा मूनलाइट सैंड इकट्ठी नहीं हो पाती थी। जरा रुको, वो बात वहीं खत्म हो गई। रमन ने फिर से अपने मन में कहा। जब ना चाहते हुए भी यश ने अपनी नजरें उस मूनलाइट सैंड से हटाई, उसका ध्यान तुरंत एक ब्राइट लाइट ने अपनी तरफ खींच लिया। वो क्या चीज होगी? क्या वो जादुई लोहा होगा? यश ने ना चाहते हुए भी अपने पेट में हवा गटक ली। उसने अपना ध्यान उस वेयरहाउस के कोने से आ रही रोशनी की तरफ किया जिसमें कि एक बहुत ही जबरदस्त मैजिक फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ रहा था। यह चीज मैजिक आयरन नहीं हो सकती, राइट? यश ने अपने आप से कहा। यह पहली बार था जब यश ने पहली बार रियल मैजिक आयरन देखा था। वो एक तरह का एक्सेप्शनल मैजिक मेटल था जो कि आमतौर पर उस जादुई युग के अंत तक बचा ही नहीं था। जिस वक्त यश उस दूसरे शरीर में दाखिल हुआ था, या यूं कहें उसका नया जन्म हुआ था, उससे लगभग 1000 साल पहले की बात है। उस मैजिक मेटल का आखिरी टुकड़ा पहले ही जमीन से निकाला जा चुका था और उसके बाद अनगिनत सालों तक लोग बस उस मैजिक मेटल के बारे में किताबों से जानकारी हासिल कर पाए थे। सभी तरह के जितने भी मैजिक मेटल्स हुआ करते थे वो जमीन के इंसान को गिफ्ट हुआ करते थे। उनमें नेचुरली अपना एक यूनिक मैजिक पावर हुआ करता था और अगर वो खास तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे तो उनका इस्तेमाल सोना और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें बनाने के लिए किया जा सकता था। अगर वो चीजें पावरफुल मंजे हुए जादू से सोना बनाने वाले कारीगरों के हाथ में लग जाती तो यहां तक कि इस बात के भी चांसेस थे कि वो लोग उससे मैजिक टूल्स बना लेते, जैसे कि शहर का शेल्टर टाल था जो कि वेदनगर के सेंटर में बना हुआ था। नई दुनिया के इतिहास में बनी वो जगह उस वक्त की ग्रेटेस्ट मैजिक टूल कही जा सकती थी। वो एक ऐसी जगह थी जो कि दुनिया के वक्त को अपने में रोक कर रख सकती थी। वो जगह ऐसे भी कई चीजों को रोक कर रखने के काबिल थी जो कि कई सालों पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो जो ताकत थी उसे सिर्फ एक जादू नहीं कहा जा सकता था। वेयरहाउस को सील कर दिए जाने के बाद यश अपने अंदर ही अंदर उस नई दुनिया को कोसने के लिए मजबूर हो गया था। ये कैसा युग है जब हर तरह के रिसोर्सेज अच्छी खासी तादाद में अवेलेबल थे, लेकिन उस वक्त के रहने वाले लोगों के सीने में दिल नहीं हुआ करता था। मैजिक आयरन को कॉर्नर में फेंका गया था, 3 बॉक्सेस में रेड कोरल भरा हुआ था, मूनलाइट सैंड का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था और उन सभी चीजों को बस एक ही डिस्क्रिप्शन दिया गया था, सस्ते और मामूली मैजिक मटेरियल्स। मुझे जो दिखा वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला और दिखावटी था। चीजों को हद से ज्यादा बर्बाद किया जा रहा था। यश ने एक डकार ली और अपने आप को जबरन उन चीजों को और लंबे वक्त तक देखने से रोकने लगा। यश तो किसी भूखमरी से मर रहे इंसान के समान था और उसे जैसे एक टेबल पर बहुत सारी डिलीशियस डिशेज रखी हुई मिल गई थी।
पर सच तो यह था कि उन सारे मटेरियल्स को देखने के बाद भी ना तो वो चिल्ला रहा था और ना ही उन पर झपट्टा मार रहा था। इस सब बात को पहले ही एक इनक्रेडिबल शो ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, मतलब अपने आप को रोकने का दिखावा कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन यहां तक कि यश अपने आप को रोकने की कोशिश करने से भी अपने आप को हैरान होने से नहीं रोक पाया था। इसके बाद में यश ने फाइनली इस बात को महसूस किया और आगे बढ़ गया। वो 3 बॉक्सेस जिनके अंदर रेड कोरल भरा हुआ था वो फटाफट खाली हो गए। उसके बाद एक मूनलाइट सैंड से भरा हुआ बैग भी खाली हुआ और जैसा होना लाजमी था, यहां तक कि वहां पर पड़े हुए मैजिक आयरन के कुछ टुकड़े भी वहां से गायब हो गए। कुछ ट्रिप के बाद उस वेयरहाउस में जो कुछ भी रखा हुआ था उसे वहां से उठाकर गिल्डेड रोज एल्केमी लैबोरेटरी में पहुंचा दिया गया, जहां पर केमिकल और जादू की मदद से सोना बनाया जा सकता था। रमन इन सारी चीजों को होते हुए देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। ऐसी वो कौन सी चीज थी जिसने उसके इस छोटे मालिक को इतना ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया था कि वो कितने अजीब तरीके से इतना एक्टिवली एक्ट कर रहा था? क्या प्रेशर की वजह से उसका दिमाग क्रैक हो गया है और उसने अपने सोचने समझने की ताकत खुद ही खो दी है? क्या ऐसा हो सकता था कि उसने इस बात को नोटिस नहीं किया हो कि 5 बार इधर से उधर आने जाने की ट्रिप्स लगाने के बाद वो पसीने में पूरी तरह से लथपथ हो गया है? अभी तक भी उसने जितना सामान इधर से उधर किया था उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 सोने की मोहरों से क्या ज्यादा होती? क्या विक्रम का उसके कर्ज की मांग करना उसे इस परिवार का सेकंड विक्टिम बना देगा? उन 3 बॉक्सेस को छोड़ दिया जाए जो कि रेड कोरल से भरे हुए थे, तो उनके अलावा भी उसके वहां से ले गए सामान में एक बैग था जिसमें मूनलाइट सैंड भरी हुई थी। लेकिन ये सारी बेशकीमती चीजें उस नई दुनिया के लिए जादू में इस्तेमाल की जाने वाली मोस्ट कॉमन मैजिक मटेरियल्स में शुमार की जाती थी। कोई भी शख्स बस कुछ कॉइंस खर्च करने के बाद इन चीजों का एक ढेर लगा सकता था। हालांकि जादुई लोहे के वो जो टुकड़े थे उनकी अभी भी थोड़ी बहुत कीमत थी, लेकिन जो प्रॉब्लम यश के सामने इस वक्त थी वो ये थी कि उसके पास कोई भी एल्केमिस्ट, मतलब जादू करके केमिकल से सोना बनाने वाला कारीगर मौजूद नहीं था। यश के पास अपने आप को छोड़कर और कुछ भी नहीं था और उसका वो शरीर भी महेंद्र मंडल का था। तो फिर क्या वो अपने दांतों का इस्तेमाल करके उन चीजों को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करने वाला था? रमन अपने मन में सोचने लगा, ये लड़का तो पक्का गया, अब ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, सचमुच इसके दिमाग पर काबू नहीं रहा। रमन को तो इन सारी बातों को देखकर अब हैरत होने लगा था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब महेंद्र अपने में परेशान होता है तो होता रहे, लेकिन बात तो यह थी कि यश उसके आसपास रहने वालों को भी इन सब में शामिल कर लेता था। रमन को तो परवाह थी उस बूढ़े आदमी की जो कि इस मंडल परिवार के घर में कई सालों से काम करता आया था, और उस लड़के को जिसको बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल था, उस महेंद्र को भी अपने बेटे की तरह ही मानता था। अगर रमन के पिता को यह बात पता होती कि उसके असली बेटे रमन के आने के तुरंत बाद ही उसका वो दिखावा करने वाला बेटा महेंद्र अपने दिमाग पर काबू खो देगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि आने वाले दिन डेफिनेटली रमन के लिए परेशानी भरे हो जाएंगे। असल प्रॉब्लम तो ये थी कि उसके पिता सचमुच बहुत ज्यादा मासूम थे। रमन इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगा हुआ था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि महेंद्र क्या करने वाला था। एपिसोड 10, रेड कोरल सॉल्यूशन। जब रमन के दिमाग में ये उथल-पुथल मची हुई थी, यश मेहरा को उसी वक्त कुछ कैट साइज जेम्स, जिन्हें लहसुनिया कहा जाता है, वहां पर मिल गए, जो कि एक बॉक्स के पीछे पड़े हुए थे। तो वो वहीं आसपास कुछ और भी लहसुनिया रत्न ढूंढने लगा। एक बार जब उसने इस बात को श्योर कर लिया कि उसने वहां पर कोई भी चीज मिस नहीं की थी, तो उसने रमन को वहां पर बुलाने के लिए आवाज लगा दी, रमन इधर आओ और मेरी मदद करो। यश मेहरा ने रमन के जवाब का इंतजार नहीं किया और बस उन थोड़े से जेम्स की तरफ एक बार फिर से देखा जो पूरी तरह से प्योर थे, और उसके बाद वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकला, रमन जो कि वहां पर खड़ा हुआ था वो सन्न रह गया। तुमने क्या सोचा कि तुमने कह दिया तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा? क्या मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूं? इसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई थी कि तुमने मेरे जैसे एक महान जादूगर से ऐसे घटिया और सस्ते मैजिक मटेरियल्स को उठाने में तुम्हारी मदद करने की उम्मीद थी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि एक जादूगर कोई ऐसा इंसान होता है जैसे कि तुम किसी भी गली से कुछ तांबे के सिक्के देकर अपना काम कराने के लिए हायर कर सकते हो? रमन अपने मन में शिकायतों को लेकर गिल्डेड रोज लैब के अंदर दाखिल हो गया। चलो एक काम करते हैं, अब कुछ बातों पर एग्री हो जाते हैं। हाँ, परेशानी भरी चीजों के साथ उलझने के लिए तुम मुझे मत बुलाया करो। मैं मेरी रूहानी तिलस्मी ताकतें इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई भी जादूगर अपनी रूहानी तिलस्मी ताकतें इतनी आसानी से यूं ही बर्बाद कर सकता है। जिन रूहानी तिलस्मी ताकतों का इस्तेमाल हम जादूगर लोग क्या करते हैं ना, वो बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं है जैसे कि तुम्हारे जैसा एक मामूली सा अप्रेंटिस जो कि अभी जादू सीख ही रहा हो वो इमेजिन भी कर सके। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? रमन ने महेंद्र मंडल से कहा। जब रमन ने थोड़ी देर तक अपनी शिकायतें कर ली तो उसे यह महसूस हुआ कि उसको उसकी बातों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो वो इस चीज का पता लगाने के लिए वहां झांक कर देखने लगा कि दरअसल वहां चल क्या रहा था। वो अचानक से चौंक गया। बाहर जाओ, तुम कर क्या रहे हो? रुको, मैं कहता हूं तुरंत रुको। जब रमन ने उस तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि यश मेहरा एक टेस्ट ट्यूब को हिला रहा था। उसके अंदर एक गाढ़ा रेड लिक्विड भरा हुआ था। यह बात तो पक्की थी कि वो लिक्विड रेड कोरल सॉल्यूशन था। जब रमन ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो वो तुरंत डर के मारे पीला हो गया। रेड कोरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होने के लिए जाना जाता था जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल और सेंसिटिव हुआ करता था। हाई टेम्परेचर या किसी भी तरह की उत्तेजना उसमें से कई जादू के उतार चढ़ाव को अंजाम दे सकती थी। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बेहद खौफनाक हो सकते थे। जितना ज्यादा उससे नुकसान हो सकता था वो उस मामूली कीमत वाले रेड कोरल की तुलना में कहीं ज्यादा हो सकता था। अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो तुम अकेले ही इस लैबोरेटरी के अंदर रहना। यहां तक कि इस वजह से पूरा की पूरा गिल्डेड रोज भी मिट्टी में मिल सकता था। यह सब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर क्रिएट कर सकता था कि वो किसी भी जादूगर के काबू के बाहर हो सकता था। वो सचमुच बहुत ज्यादा डेंजरस, पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था। हजारों सालों में इस बात की गिनती नहीं थी कि कितने लोगों ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके फायदा उठाने की कोशिश की थी। अनगिनत साधु, संत और फकीर ने इस बात की उम्मीद की थी कि वो लोग इस तरह के एक्सप्लोसिव पावर को अपने हाथों में जकड़ लेंगे, लेकिन वो लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अफसोस इस बात का था कि पिछले मिलेनियम में ऐसी अनगिनत कोशिशें की गई, फिर भी उस लाल मूंगे की जो समस्या थी उसका समाधान किसी के पास भी नहीं था। जितने भी तांत्रिक और फकीर इस काम को करते वक्त जमीन पर गिरे थे, या तो वो लोग उस हादसे के बाद चलने फिरने के लायक नहीं रहे, या फिर उनकी मौत उसी हादसे के चलते हो गई। पिछले सैकड़ों सालों में उस रेड कोरल सॉल्यूशन को तमाम धार्मिक मान्यताओं में और जादू से सोना बनाने वाले कामों में वर्जित मान लिया गया था।
जितने भी एल्केमी अप्रेंटिस हुआ करते थे जो कि जादू से सोना बनाया करते थे, उन लोगों को बार बार उनके गुरुओं की तरफ से इस बात की चेतावनी दी जाती थी कि लाल मूंगे को काबू में करने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन ऐसा कोई सा भी एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं हो सकता था जिसमें कि उसे पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा सके। लाल मूंगे को अगर उसकी सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो उसे किसी भी आम जादुई मटेरियल की तरह ही माना जा सकता था। अगर हम उस लाल मूंगे को किसी भी टिपिकल मैजिक कंडक्टर से कंपेयर करें तो वो उन मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर था और बहुत ही कमजोर रूहानी तिलस्मी ताकतें रिलीज किया करता था जो कि बस 3 दिन तक चला करती थी। उसकी इस तरह की जो 2 कुदरती खासियतें थी उसकी वजह से रेड कोरल सिर्फ एक लो कैटेगरी मैजिक कंडक्टर कंसीडर किया जाता था। और इससे बढ़कर जो बात थी वो ये थी कि हमेशा से ही रेड कोरल का प्रोडक्शन हाई रहा था और यहाँ तक कि आमतौर पर उसकी सप्लाई कई बार डिमांड से भी कहीं ज्यादा हो जाया करती थी। इस वजह से उसकी कीमत हमेशा से ही बहुत कम रहा करती थी। नई दुनिया के इस युग में इसे सबसे सस्ता जादू में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल माना जाता था, लेकिन जब एक बार इसे सॉल्यूशन की तरह डिसॉल्व कर लिया जाता तो ये सारी बातें जानने के बाद तो रमन की आवाज से मानो जैसे खून सा निकलने लगा। उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर उसने उस बेवकूफ महेंद्र मंडल को ऐसा पागलपन करने से फिजिकली रोकना चाहा तो यह भी हो सकता है कि उसके हाथों से वो टेस्ट ट्यूब नीचे गिर जाए जो कि तबाही फैलाने वाला होता। जब उसने अपनी बात को दोहराया तो उसकी आवाज दोबारा से कांपने लगी। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा कि तुम रुक जाओ, भाड़ में जाओ, तुम कर क्या रहे हो? रमन ने कहा। रमन अपनी बात पूरी तरह से बोल ही नहीं पाया क्योंकि उस स्काउंडरल महेंद्र मंडल ने जब उस टेस्ट ट्यूब को ठीक से हिलाकर देख लिया तो उसके बाद वो बेवकूफ अब अपनी मौत से बहर जाने के लिए आगे कदम बढ़ाने लगा था। उसने अपने हाथों में जिस टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ था उसे उसने आग जलाकर फ्लेम्स पर रख दिया था। अगर मैं इसे नहीं रोकता हूं तो यह तो पक्का तबाही लेकर आएगा। रमन ने अपने मन में सोचना शुरू किया। इस डरावने धमाके के बारे में सोचने पर जो कि उस रेड कोरल सॉल्यूशन के फटने पर होने वाला था, रमन के माथे से पसीने की बूंदें फटने लगी। रमन ने तुरंत वहां पर ठंड और धुंध वाला जादू कर दिया। उसने ऐसे तंत्र मंत्र का उच्चारण किया और वो ऐसे मंत्र थे जिससे जादूगर के शरीर से बहुत ज्यादा रूहानी तिलस्मी ताकत खींच ली जाती थी। एक चमक के साथ 1/3 रूहानी तिलस्मी ताकतें जो कि रमन के शरीर में थी उसका इस्तेमाल हो चुका था। एक जादूगर के लिए यह बिल्कुल वैसा था जैसे मानो उसने अपनी आधी जिंदगी गंवा दी। लेकिन चाहे जो भी हो, यह अपनी पूरी जिंदगी खो देने से तो बेहतर ही था। बहुत सारी रूहानी तिलस्मी ताकतों को कंज्यूम कर लेने के बाद उस ठंड वाले जादू की ताकत और रफ्तार अब उसकी आम रफ्तार से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। बिल्कुल उसी वक्त पर जो भी जादू किया गया था तभी उस खाली लेबोरेटरी के अंदर हाड़ कपा देने वाली ठंड हर एक कोने में समा गई थी। उसके तुरंत बाद वहां पर एक नीली घुमावदार रोशनी आ गई और वो लैंप जो यश मेहरा को नजर आ रहा था वो बुझ गया। और इतना ही काफी नहीं था, जैसे ही वो लैंप जलना बंद हुआ वो ब्लू लाइट किसी पागल नसों के जाल में बदल गई। वो वेन्स उस टेस्ट ट्यूब के पास पहुंच गई जिसमें रेड कोरल सॉल्यूशन भरा हुआ था और जो कि उस वक्त यश मेहरा ने अपने राइट हैंड में पकड़ रखा था। उसने हर एक चीज को उसी जगह पर जमा दिया था। हाँ, खुशकिस्मती से कुछ भी नहीं हुआ। अपने शरीर पर आए हुए उस ठंडे पसीने को पोंछते हुए रमन ने कहा। उस वक्त उस जगह का वो सीन बेहद डरावना था। अगर उसने कुछ और ज्यादा सेकंड्स की देरी कर दी होती तो सोना बनाने वाली वो पूरी की पूरी लेबोरेटरी पहले ही उस धमाके में उड़ चुकी होती। ये स्काउंडरल महेंद्र मंडल तो खतरों को लेकर भी बहुत ज्यादा लापरवाह है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहो तो रेड कोरल से खेलो, लेकिन इस सब में मुझे शामिल मत करो, रमन ने अपने मन में कहा। नोट 11, जादूगर का जादू। अचानक से अपने सामने आई इस सिचुएशन पर काबू पाने के बाद रमन पूरी तरह से डर और सदमे के आगोश में चला गया। सच तो यह था कि रमन जिस लेवल की मैजिकल एबिलिटी रखता था उसकी बदौलत वो चाहता तो उस टेस्ट ट्यूब और जलते हुए लैंप को ही फ्रीज नहीं कर सकता था, बल्कि अगर वो चाहता तो यश मेहरा के हाथों को भी फ्रीज करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सच है, रमन ने वो सब कुछ जानबूझकर ही किया था। वो खुद से बात करने लगा। इस बेवकूफ को ये बात पता ही नहीं है कि ये क्या करने जा रहा था। अब उसे याद रहेगा, मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। वो फिर ख्यालों की दुनिया में खो गया क्योंकि वो अभी तक सिर्फ यही सोचता था कि यश एक मैजिक अप्रेंटिस है, जादू सीख ही रहा है, इसलिए वो कभी भी उसके साथ अपने साथी जादूगर की तरह पेश नहीं आने वाला था। अगर उस स्काउंडरल महेंद्र मंडल का रमन के बूढ़े पिता से कोई रिश्ता नहीं रहा होता तो उसने अभी तक उस मैजिक अप्रेंटिस का भी जरूर कुछ इंतजाम कर दिया होता, जो कि पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और जो उसे अभी ऑर्डर दे रहा था। उसे अब यहाँ पर अकेले ही रहने दो, अगर वहां पर कोई आ रहा होता तो उसे तो रमन ने पहले ही बर्फ में तब्दील कर दिया होता। वो फिर सोचने लगा, मैंने उसकी बकवास को बहुत हद तक बर्दाश्त कर लिया है। रमन ने जब वो ठंड वाला जादू किया था उसके पहले ही उसने इस बारे में ठीक तरह से सोच लिया था। उसने तो उस बेवकूफ महेंद्र मंडल को 1 घंटे तक के लिए बर्फ की तरह जम ही जाने दिया होता और उसके बाद ही उसने उसे बचाने की दया दिखाई होती। जैसे ही वक्त आता तो वो उसे अच्छी खासी तगड़ी फटकार भी लगा देता। रमन को इस बात की उम्मीद थी अगर वो उसके साथ इस तरह से पेश आएगा तो वो जरूर ये सीख जाएगा कि उसे रमन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और अगर इस बारे में उसके पिता उससे पूछेंगे तो रमन जोर देकर भी इस बात को जस्टिफाई करेगा और वो उस लाल मूंगे के सॉल्यूशन का डेंजरस नेचर अपने पिता को भी बता देगा। चाहे जो भी हो, रमन झूठ नहीं बोल रहा था। रेड कोरल सॉल्यूशन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस था। उसने तो सब कुछ बस मंडल परिवार के छोटे मालिक महेंद्र मंडल को बचाने के लिए ही किया था। जितनी ज्यादा भाग छोड़ने का रमन ने सोचा उतना ही ज्यादा वो खुश भी होता गया। ये सब कुछ उस वक्त तक चलता रहा जब तक रमन ने इस बात को नोटिस नहीं कर लिया कि वहां जो कुछ हुआ था उसके बाद अब यश मेहरा पूरी तरह से बेफिक्र था। इसके साथ ही जो बात यश मेहरा ने उस जादुई युग के अंत के बाद महसूस की थी, उसके बाद ये ठंड और कोहरे वाले जादू का हमला मुश्किल से उसे परेशान कर पाता। रमन ने जो ठंड वाला जादू किया था क्या उसे कोई हमला नहीं माना जा सकता था? यश को रमन अपना एक साथी जादूगर नहीं समझता था और उसने डेफिनेटली इस बात की उम्मीद नहीं की होगी कि यश एक ऐसा संगी होगा जो कि कुछ ही मिनटों में रूहानी तिलस्मी ताकतों का भंवर बना सकता था। रमन यश से लंबे वक्त से एक जादूगर रहा था, लेकिन बात जब उन दोनों लोगों की जादुई ताकत के लेवल्स की आ जाती थी तो वो दोनों सिंपली एक लेवल के बिल्कुल भी नहीं थे। रमन ने जिस तरह की अपनी रूहानी तिलस्मी ताकतें इस्तेमाल करके यश के ऊपर हमला किया था, उसे संभालने के लिए तो यश को यहाँ तक कि अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। उसने तो बस उस रमन की रूहानी तिलस्मी ताकतों के भंवर को अपने शरीर के अंदर ही काबू कर लिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर के ऊपर एक पतली सी ऐसी रूहानी तिलस्मी ताकतों की एक परत जम रही थी जो कि उसके लिए ढाल का काम कर रही थी।
और वो रूहानी तिलिस्मी ताकतों की जो शील्ड उसके शरीर के ऊपर बनी थी वो डेफिनेटली रफ थी, क्योंकि उस पर किसी भी तरह के एलिमेंट्स का असर नहीं हो सकता था। ये तो उन रूहानी तिलिस्मी ताकतों का एक जमघट भर था। अगर इस वक्त के किसी और जादूगर ने ऐसा किया होता तो उसकी बनाई हुई शील्ड को रमन के उस ठंड वाले जादू ने चीर दिया होता और वो शायद ही जिंदा बच पाता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यश एक ऑर्डिनरी जादूगर नहीं था। जिस तरह से उस जादू युग के अंत के 20 सालों पहले तक वो जिंदा रहते आया था, उस वजह से उसने ऐसा बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया था जो कि इस नई दुनिया के किसी भी जादूगर को पछाड़ने के लिए काफी था। इस सबसे बढ़कर जिस बढ़िया तरीके से वो अपना जादू करता था वो भी देखने लायक था। इस तरह की जादूगरी को किसी भी तरह की रैंक से जोड़कर नहीं देखा जा सकता था। ये तो यश मेहरा के पसीने और उसके आंसुओं का इनाम था। इस युग के नए निर्माण के बाद ऐसा कोई भी जादूगर नहीं था जो कि यश की तरह जादू की लड़ाई लड़ सकता था। लगातार जिस तरह से यश ने अपने आप को रेगिस्तान के जानवरों के पंजों से बचाया था, वो हमेशा से मौत के किनारे पर खड़ा रहा था। उसने हर वक्त शिकार किया था और वो शिकार भी बनते रहा था। इन सारी बातों ने यश के अंदर एक शिकारी जानवर की तरह की अंतरात्मा को जन्म दे दिया था। उसे तो यहाँ तक कि रूहानी तिलिस्मी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए किसी रास्ते को खोजने की जरूरत भी नहीं होती थी और वो आसानी से अपने दुश्मन को उस लड़ने के लिए किसी रास्ते को खोजने की जरूरत भी नहीं होती थी और वो आसानी से अपने दुश्मन को उस लड़ाई में मार सकता था। ठीक वैसे ही जैसे कि रूहानी तिलिस्मी ताकतों की वो शील्ड देखने में तो वो बहुत ज्यादा रफ और आसानी से टूट जाने वाली लगती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करके यश रमन के फ्रॉस्ट स्पेल को रोक पाने में कामयाब हो गया था। वो जादुई ढाल ना तो बहुत ज्यादा कमजोर थी और ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन बस रमन के उस जादू से उसकी जान बचाने के लिए काफी थी। जिस तरह से बर्फ की बनी हुई पतली चादर धीरे धीरे पिघलकर गायब होने लगी, वैसे ही वो जादुई ताकतों से बनी हुई शील्ड भी धीरे धीरे गायब हो गई। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे उस बर्फ की मोटी चादर ने यश के राइट हैंड को जमा दिया था, लेकिन असलियत तो ये थी कि वो बर्फ की चादर रूहानी तिलिस्मी ताकतों से बनी हुई उस शील्ड के ऊपर ही जमी हुई थी। जब उन दोनों तरह की रूहानी तिलिस्मी ताकतों की बनी हुई शील्ड पिघल गई तो उसके बाद यश मेहरा ने अपने हाथ पर जमी हुई उस बर्फ की चादर को झटक के नीचे गिरा दिया और एक क्रैश के साथ वो बर्फ नीचे गिर गई। रमन ने शौक में कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महेंद्र मंडल के हाथ को सही सलामत देखने के बाद तो रमन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको तो इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी जो कि उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखा था। वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बच सकता है? एक मैजिक अप्रेंटिस जो कि अभी भी जादू सीख ही रहा है, उसका शरीर कैसे उस जादू से खुद को बचा सकता है? ऐसा तो यहाँ तक कि कोई जादूगर भी नहीं कर सकता। हालांकि इस तरह का ये ठंड वाला जादू इतना ज्यादा भी हाई नहीं होता है और आंख के सामने वो कमजोर पड़ जाता है। वो बस एक दूसरे दर्जे का जादू था। दूसरे दर्जे के जादू को रोकने के लिए उसने अपने फ्लैश का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि एक बोल्ड जादूगर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन उस स्काउंडरल महेंद्र ने न सिर्फ ये करने की हिम्मत की थी बल्कि इस काम को करने में कामयाबी भी पाई थी। वो अपने मन में सोचने लगा, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होनी चाहिए। हालांकि वो बेवकूफ लड़का बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी वो गजेंद्र मंडल का बेटा है। उस वक्त जब फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप कामयाबी के शिखर पर पहुंचा था, सिर्फ एक शब्द अमीर कह देना इस लड़के के लिए काफी नहीं था। वो गजेंद्र मंडल का इकलौता प्यारा बेटा था। यहाँ तक कि जादू और केमिकल से सोना बनाने की वो वर्कशॉप भी उसी के नाम पर खुलवाई गई थी। तो फिर अपने लिए वहां पर कोई सोने की चीजें क्यों नहीं बनाता, और ना सिर्फ एल्केमी आइटम्स बल्कि वो वहां से एक मैजिक टूल भी हासिल कर सकता था। ये बात तो पक्की है कि वो एक ठंड के जादू को रोकने वाला मैजिक टूल है, या डेफिनेटली नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस जादुई ठंड के हमले के बाद उस बेवकूफ को कोई भी नुकसान नहीं हुआ? रमन खुद में ही बड़बड़ा रहा था। एपिसोड 12, टॉर्नेडो विद मैजिक। ऐसा मिसकैलकुलेशन। अगर रमन ने इस चीज के बारे में पहले सोच लिया होता तो उसने डेफिनेटली उस ठंड वाले जादू का इस्तेमाल नहीं किया होता। आखिरकार वो एक ऐसा जादू था जिस पर काबू पाया जा सकता था और उसे करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत भी नहीं होती थी। वो सोचने लगा, अच्छा तो ये होता कि उस महेंद्र मंडल पर मैंने किसी आग वाले जादू का इस्तेमाल किया होता, जैसे फ्लेम बर्स्ट, जिसमें आग से धमाका होता है। यहाँ तक कि उसने मेरे जादू से बचने के लिए कोई मैजिक टूल का इस्तेमाल भी किया होगा, तो भी उसे डेफिनेटली इस जादू से बचने के लिए पूरी तरह से वक्त भी नहीं मिल पाता। वो खुद से बात करने लगा, बस मेरे आग वाले उस जादू की कुछ ही शॉक वेव्स उसे चारों खाने चित कर देगी और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अभी जिस तरह का तनाव रमन के दिमाग पर हावी था, उससे वो इस बात को तो भूल ही गया था कि जब उसने महेंद्र पर पहली बार ठंड वाला जादू चलाया था तब उसके पीछे की वजह क्या थी। वो अपने मन में प्लानिंग करने लगा, ओके, हालांकि इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरा ये आग वाला जादू तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाकर रहेगा। रमन ने अपने मंत्रों का प्रयोग करने से पहले अपने दिल को तसल्ली देते हुए खुद से इस तरह की कुछ बातें की और अब वो अपने इस आग से धमाका करने वाले जादू को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा शांत नजर आ रहा था। उसने ना तो अपने हाथ ऊपर उठाए और ना ही कोई जेस्चर बनाया, ना ही तरीके से अपनी शक्तियों का आवाहन किया। उसने तो बस मंत्र पढ़े और अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बार उसने अपनी रूहानी तिलिस्मी ताकतों के भवन को बनाने के लिए एक किताब का सहारा लिया था। ऐसा उसने इसलिए किया था कि उसके इस जादू को अगर कोई बड़ा जादूगर देख लेता तो वो भी उसके मंत्रों की गलती ढूंढ कर नहीं निकाल पाता। इस बार कुछ भी मेरी उम्मीद से अलग नहीं होने वाला है। रमन इस बार बहुत ज्यादा श्योर था, लेकिन जो इसका नतीजा था वो ये हुआ कि इससे पहले कि यहाँ तक कि रमन अपने उस जादू को पूरी तरह से चला पाता, अचानक से एक शार्प विस्लिंग साउंड उसके कानों के पास से होकर गुजरा। वो सीटी के जैसी आवाज उसके कानों के पास से बहुत तेज रफ्तार से गुजरी। उसके बाद रमन के कंधों में सिरहंसी होने लगी और उसका पूरा शरीर उड़ते हुए किसी तोप के गोले की तरह दूर जा गिरा। उस वक्त रमन को उसके कंधों में बहुत ज्यादा दर्दनाक गर्माहट महसूस हुई और उसने खुद को उस आवाज से जोड़कर देखा जो अभी अभी तेज रफ्तार से उसके कानों के पास से होकर गुजरी थी। रमन को इस बात का एहसास हो गया कि ये एक दूसरे दर्जे का जादू था जिसका नाम था टॉर्नेडो विद। लेकिन इस जादू को
टॉर्नेडो वेब। लेकिन इस जादू को पहचान लेने का मतलब ये नहीं था कि रमन इस जादू को समझ भी गया हो। सच तो यह था कि इस बात को नोटिस कर लेने के बाद कि वो जादू तूफानी चाबुक के नाम से जाना जाता था, रमन अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। क्या ये क्या हो गया? ये टॉर्नेडो वेब जादू यहां पर कैसे दिखाई देने लगा? एक पल के लिए तो रमन को यहां तक लगा कि शायद हो सकता है कि उसने कोई गलत जादू चला दिया। आग वाले जादू को चलाने की जगह उसने खुद ये तूफान वाला जादू चला दिया और शायद इसी वजह से कोई रिएक्शन हुआ हो जिसकी वजह से उल्टा उसी पर हमला हो गया हो। लेकिन अगर कारण ये नहीं था तो फिर इस बात की गुंजाइश थी कि वो जादू उस अप्रेंटिस का किया हुआ था जिसे अभी ठीक से जादू आता भी नहीं था। लेकिन उस जगह के हालात तेजी से बदल गए थे। इससे पहले कि रमन पहले हुए हमले से उठकर खड़ा हो पाता, दोबारा से फिर से वही व्हिस्लिंग साउंड उसके कानों के पास गूंजा और उस पर दूसरा हमला हो गया। इस बार फिर से उस हमले की वजह से हवा में उड़ने से पहले उसने ये महसूस किया कि उसका दूसरा कंधा भी उस सिरहन की वजह से सुन्न हो गया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। रमन एक बार फिर से जमीन पर पड़ा हुआ था। इस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। रमन ने तो खुद ही इस बार ऐसा कोई जादू किया ही नहीं था, तो फिर ये दूसरी बार उस पर टॉर्नेडो वेब जादू का हमला कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या मतलब ऐसा ही हुआ है क्या? उसने धीरे धीरे अपनी थॉट्स को कलेक्ट किया। रमन ने डर के मारे पीले पड़ चुके चेहरे को ऊपर उठाया। यहां तक कि कोई बुरे से बुरा जादूगर इस तरह से एक के बाद एक गलत मंत्र पढ़कर दो गलत जादू नहीं चला सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिससे दो बार उसी पर उल्टा वार हो जाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस जादू के पीछे का एक ही कारण बस वही बेवकूफ 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस महेंद्र मंडल था, जिसे अभी तक ठीक से जादू आता भी नहीं था। रमन हैरान होकर खुद से कहने लगा, नहीं, एक 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस ऐसा नहीं कर सकता। अभी अभी उस लड़के ने रमन पर दो जादुई हमले किए थे, वो एक के बाद एक तुरंत आए थे और वो हमले बहुत खामोशी से किए गए थे। रमन सोचने लगा, डैम, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्काउंडरल दरअसल एक जादूगर है, ऐसा जादूगर जिसके पास इस तरह के दोनों जादू में मास्टरी है। इसकी जानकारी होने के बाद रमन तो शर्म से खुद को छुपाने के लिए एक गड्ढा तलाशने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम एक जादूगर हो? तुमने एक मैजिक अप्रेंटिस बनने का नाटक क्यों किया? और क्या तुम्हें मुझ पर इस तरह से टॉर्नेडो वेब जैसे जादू का दो बार हमला करने की जरूरत थी? क्या तुम एक साइको हो? रमन सच में ये सब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। यश क्या सचमुच एक जादूगर बन गया था? अभी एक महीने पहले तक तो सिर्फ एक 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस था, तो ऐसे अचानक आखिर कब महेंद्र मंडल एक जादूगर बन गया? और एक ऐसा जादूगर जो कि आसानी से अपनी तो खतरनाक जादू की ताकतों को अंजाम दे सकता था। वो तो सचमुच इस तरह से भगवान को भी चुनौती दे सकता था। रमन ने यश से पूछा, तुम इस तरह के जादूगर कैसे बन सकते हो? क्यों नहीं? यश ने ये कहते हुए रमन की तरफ अजीब निगाहों से देखा। उसने आगे रमन को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उसने रमन से कहा, ओह राइट, जब हम लोग घर वापस लौट जाएं तो तुम अपने पिता का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। ये सब कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? रमन के कानों में जब यश की ये बातें पड़ी तो वो वहीं जमा हो गया, लेकिन यश का इस सवाल का जवाब देने का कोई प्लान ही नहीं था। सच तो ये था, अगर यश ने उस बूढ़े बटलर के बारे में नहीं सोचा होता जिसकी वो दिल से इज्जत किया करता था, तो रमन को यश ने उसी वक्त एक लाश में बदल दिया होता। जब उसने यश मेहरा पर फ्रॉस्ट स्पेल या ठंड वाला जादू किया था, उस जादू युग के अंत के वक्त 20 सालों तक जिस निगरानी और सतर्कता से उसने अपने अंदर ये मैजिकल स्किल्स कल्टीवेट की थी, तो फिर वो रमन को कैसे अपने ऊपर ऐसा छोटा मोटा जादू करने की छूट दे देता, और वो भी ऐसा जादू जिसे करने के लिए स्पेल जेस्चर्स की भी जरूरत पड़ती थी। जिस पर यश को यह महसूस हुआ कि उसे रूहानी तिलिस्मी ताकतों का फ्लक्चुएशन दिखाई दिया, उसने बिना देर किए उसका सामना करने के लिए अपने हाथ पर हिमलंब जादू की एक परत चढ़ा ली थी। अगर जैसा कि उसने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही था, तो एक बार जब रमन ने फ्रॉस्ट जादू हमला किया था और रूहानी तिलिस्मी ताकतों का भंवर सिकुड़ गया था, यश ने उसी पर तुरंत अपने उस हिमलंब वाले जादू से सीधा रमन के सिर पर हमला कर दिया होता। ये वही बात थी जो कि यश ने कही थी। रमन को तो सचमुच अपने बूढ़े पिता का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए था। जिस वक्त यश ने रमन पर उस हिमलंब जादू का इस्तेमाल करने का सोचा, उसी वक्त यश को अचानक से यह महसूस हुआ कि वो खून के बदले खून वाले युग में नहीं जी रहा था। उस युग का अंत तो बहुत पहले ही हो चुका था। दूसरी तरफ जो हमला उस पर किया गया था, उसका मकसद यश को जान से मारना नहीं था। इन सबसे भी बढ़कर उस नौजवान जादूगर के पिता की शख्सियत ऐसी थी कि यश उनकी इज्जत किया करता था। इसलिए यश ने अपने हिमलंब वाले उस जादू को वापस ले लिया और उसके बजाय अपनी रफ रूहानी तिलिस्मी ताकतों का इस्तेमाल करके खुद को रमन के उस ठंड वाले जादू से बचाने के लिए उसने शील्ड तैयार कर ली। यश ने रमन से कहा, हाँ सही है, यहाँ और मेरी मदद करो। इस बार भी जिस तरह से यश ने रमन से बात कही थी, उसमें हमेशा की तरह कमांडिंग टोन थी। लेकिन इस बार रमन में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो यश के कहे गए उन शब्दों के खिलाफ जा पाता। एपिसोड 13, अजीब परिस्थितियां। ऐसे जादूगर को इनकार करना